तो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये इसकी तीसरी वाली वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ा बहुत फायर के बारे में। यहाँ पर ये जो फायर सेफ्टी ये क्यों कंसिडर करना ज़रूरी है हमारे रेलवे में, क्योंकि जो रेलवे वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी से फायर होने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर जैसे कि बोला जाता है, बोलते हैं हम लोग। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है ये बेसिकली किसके वजह से लगती है? इलेक्ट्रिसिटी के वजह से लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पैनल जल जाता है, कोई बोर्ड जल जाता है, कोई सर्किट बोर्ड जल जाता है, तो ये है क्या? ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फायर है। अभी जब भी इलेक्ट्रिकल फायर कहीं पे भी लगती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसे हमें क्या करना होता है? बंद करना होता है। तो ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो कि हमें करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिकल फायर इज़ द इलेक्ट्रिकल फायर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग। जैसे कि हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक करंट जब तक के अगर फ्लो हो रहा रहेगा तब तक के इलेक्ट्रिकल फायर लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई सिस्टम में, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आग लग गई है, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो करंट का जो फ्लो है उसे मुझे क्या करना होगा? ज़ीरो करना होगा। मैं करंट का फ्लो जब तक के ज़ीरो नहीं करूँगा तब तक के वो जो इलेक्ट्रिकल फायर होगी वो एग्जिस्ट करेगी वो सिस्टम में। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रिक करंट हमें ज़ीरो करना होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमने ज़ीरो कर दिया, स्विच को हमने प्रेस कर दिया, मेन स्विच को हमने ऑपरेट कर दिया, तो सर्किट का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सर्किट का करंट ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद हम लोग जो फायर है उसे एक्सटिंग्विश करने का काम करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है कौन सा होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम इज़ मोर इन्फ्लेमेबल मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है। अभी फायर की अलग अलग क्लास होती है, जैसे कि क्लास ए फायर। तो क्लास ए फायर जो होती है इसमें, ये जो क्लास ए फायर होती है इसमें बेसिकली क्लास ए फायर को हम लोग एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर का यूज़ कर सकते हैं। क्लास ए फायर जैसे कि अगर कोई सॉलिड अगर बर्न हो रहा है तो ये क्लास ए फायर में आया। तो सिंपल वर्ड में क्लास ए फायर, फायर के कुछ टाइप होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई फायर। तो क्लास फायर के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। तो जो क्लास ए जो फायर होती है हल्की छोटी मोटी आग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी जल गई या फिर कोई प्लास्टिक जल गई, राइट। तो ये बेसिकली क्लास ए फायर की कैटेगरी में आती है। कोई नॉर्मल सा मतलब पेपर जल गया तो ये क्लास ए फायर की कैटेगरी में आती है। ये सब एग्जांपल्स। अब ये जो क्लास ए फायर है इसको हम लोग वाटर से क्या कर सकते हैं? एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फायर में हमारे पास दो सिस्टम होता है, फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, फायर सप्रेशन सिस्टम होता है। फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है? फायर को डिटेक्ट करने का काम करता है। और फायर सप्रेशन सिस्टम क्या करता है? फायर को सप्रेस करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल फायर इज reduce extinguish by gas until circuit is energized। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फायर लगी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वो सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें क्या करना है? ज़ीरो करना है। इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो करने के बाद हम लोग बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिकल फायर होगी उसको हम लोग कैसा एलिमिनेट करेंगे, कैसे एक्सटिंग्विश करेंगे? वो जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसको एक्सटिंग्विश करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैस। फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स के टाइप होते हैं, जैसे कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, फिर उसके बाद डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, ट्राई केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, फिर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसे बोला जाता है गैस फायर एक्सटिंग्विशर। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। चाहे क्लास ए फायर होने दो, क्लास बी फायर होने दो, सी फायर होने दो, डी फायर होने दो, ई फायर होने दो, हमें एक ही फायर एक्सटिंग्विशर पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। जो CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे टाइप के फायर के लिए कैपेबल है। फिर उसके बाद दूसरे पे सबसे पहला वाला फायर एक्सटिंग्विशर जो कि सारे टाइप की फायर को बुझा सकता है, CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, दूसरे नंबर पे फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि मतलब आग को बुझा सकता है, वो है हमारा DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहले पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होगा CO2 और दूसरे पे हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा वो होगा DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो कि सारी आग को बुझा सकता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोट डाउन करें, ट्रेन में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है? ट्रेन के सीट के नीचे भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है। तो ट्रेन में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है? DCP टाइप लगा होता है या फिर CO2 टाइप लगा होता है? ट्रेन में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है DCP टाइप का लगा होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है। तो सबसे टॉप पे फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, गैस टाइप सारी आगों को बुझा देगा। दूसरे पे हमारा DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो कि सारी आगों को बुझा देगा। फिर उसके बाद बाकी के फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ फायर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इलेक्ट्रिकल फायर है इसके कॉसेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें हमारी सर्किट अगर ओवरलोडिंग पे चल रही है तो इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है। लूज कनेक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज है तो ऐसे केस में फायर हो सकता है। इम्प्रॉपर वायर
नेकेड वायर, नेकेड वायर फ्रैक्चर्ड इंस्टॉलेशन। अगर वायर अगर इम्प्रॉपर है, वायर अगर नेकेड है, नेकेड वायर इसका मतलब वायर के ऊपर का इंसुलेशन अगर गया है। फ्रैक्चर्ड इंसुलेशन, फ्रैक्चर्ड इंस्टॉलेशन, राइट, फ्रैक्चर इंसुलेशन, राइट, फ्रैक्चर इंसुलेशन मतलब, फ्रैक्चर इंसुलेशन मतलब जो वायर के ऊपर का, कंडक्टर के ऊपर का जो इंसुलेशन जो गया उसको बोला जाता है फ्रैक्चर इंसुलेशन। नेकेड वायर मतलब लाइव वायर, लाइव कंडक्टर, राइट। फिर उसके बाद ये इम्प्रॉपर वायर, इम्प्रॉपर वायरिंग, फिर उसके बाद लूज कनेक्शन, ये सब है क्या इलेक्ट्रिकल फायर के कॉसेज है। तो कॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर सबसे पहला ओवरलोडिंग, अगर हमारी सर्किट ओवरलोडिंग पे चल रही है तो इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है। लूज कनेक्शन, इम्प्रॉपर वायर, नेकेड वायर मतलब लाइव कंडक्टर, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्चर्ड इंसुलेशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें आर आई का फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्स इंडिकेटर, एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट, एफएससीपी, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल आर दी इनपुट डिवाइस। ये सब भाई क्या, ये सब बेसिकली इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से मतलब फायर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम नहीं है। फायर डिटेक्शन सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारा आर आई हो जाएगा, एमसीपी हो जाएगा, एफएससीपी हो जाएगा। अब ये फायर को डिटेक्ट करेंगे बट फायर को सप्रेस नहीं कर सकते। फायर को सप्रेस करने के लिए हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, फिर उसके बाद FM200, ये बेसिकली एक तरीके से मतलब ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, गैस को स्प्रिंकल करता है इन केस ऑफ क्रिटिकल रूम्स, जैसे कि हमारा ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर मतलब सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगे होते हैं, जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, तो ऐसे सब जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं FM200 स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये ड्रेनेज सिस्टम फायर ड्रेनेज सिस्टम होता है, सॉरी ड्रेनेज नहीं, ट्रेंचर सिस्टम, फायर ट्रेंचर सिस्टम। अभी जो फायर ट्रेंचर सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये हम लोग ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर लगा के रखते हैं। तो फायर ट्रेंचर सिस्टम ये करता है क्या, जैसे कि मान लेते एक रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे का रेलवे स्टेशन है जो कि हमें पता है एलिवेटेड होता है, और वो मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाजू एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में आग लग गई, तो वो बिल्डिंग की जो आग है वो हमारे मेट्रो स्टेशन में भी आ सकती है। तो ऐसे केस में जो मेट्रो स्टेशन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है, फायर ट्रेंचर सिस्टम। तो ये जो फायर ट्रेंचर सिस्टम होगा वो क्या करेगा, बेसिकली जो पानी होगी, पानी को स्प्रे करेगा स्टेशन के आजू बाजू, पूरा मतलब स्टेशन के पूरे आजू बाजू 360 डिग्री पानी को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, पूरा जो स्टेशन होगा एक पानी की, वाटर की ब्लैंकेट से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और वो जो बिल्डिंग की जो आग है वो हमारे स्टेशन में नहीं आ पाएंगी। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, ये एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस है, फायर को सप्रेस करने के लिए डिवाइस है, राइट। फिर उसके बाद सैंड बकेट, ये भी बेसिकली फायर को सप्रेस करने के लिए डिवाइस, ये मतलब सिस्टम है। सैंड जो बकेट होती है बेसिकली फायर को एक्सटिंग्विश नहीं करती है, ये सैंड से करते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फ्लेमेबल अगर लिक्विड अगर गिर जाती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर बोल सकते हैं डीजल पेट्रोल अगर कहीं गिर जाता है, डीजल पेट्रोल अभी कहाँ से आ गया, जो स्टेशंस होते हैं एलिवेटेड स्टेशंस, वहाँ पे डीजल जनरेटर भी लगे होते हैं। मान लेते हैं जो डीजल जनरेटर है उसका जो डीजल है थोड़ा बहुत लीक हो गया, नीचे गिर गया, तो ऐसे केस में जो डीजल का जो फ्लो है उसे हमें प्रिवेंट करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, वो सैंड बॉक्स से क्या कर देंगे, पूरे सैंड को हम लोग स्प्रेड कर देंगे, जिसके वजह से होगा क्या, वो जो डीजल जो होगा वो बहते बहते वो सैंड पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फायर को सप्रेस करने के सिस्टम होते हैं। और क्या सिस्टम होता है, ट्रेंचर सिस्टम के बारे में हमने बात किया। हाँ, फिर उसके बाद एक फायर हॉस ड्रिल होती है, फायर हॉस सिस्टम होता है। फायर हॉस सिस्टम में क्या किया जाता है, बेसिकली एक हॉस पाइप होता है, वो हॉस पाइप को बेसिकली फायर वाटर टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो हॉस पाइप से हाई प्रेशर के साथ पानी को मतलब स्प्रे किया जाता है। जैसे कि फायर ब्रिगेड कैसा होता है वैसा एक तरीके का सिस्टम होता है, हॉस पाइप होता है, हॉस पाइप को पकड़ने का एक मतलब तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, क्योंकि उससे जो प्रेशर जो जनरेट होता है वाटर का वो बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो ये सब है क्या, फायर को सप्रेस करने के सिस्टम है। RI detector shows imaginary parameters like this imaginary parameters is associated with the fire। यहाँ पर ये जो RI है ये है बेसिकली RI रिस्पॉन्स इंडिकेटर। अभी जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर डिटेक्टर ये क्या शो करता है, फायर के रिलेटेड जो इमेजिनरी जो पैरामीटर्स होते हैं उसे शो करता है। फायर के रिलेटेड इमेजिनरी पैरामीटर्स मतलब ये हमें ये बताता है फायर लगने की क्या, फायर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे मतलब फायर लगने के चांसेस हो सकते हैं, फायर की प्रोबेबिलिटीज़ को बताने का काम करता है RI इंडिकेटर। रिस्पॉन्स इंडिकेटर इमेजिनरी पैरामीटर्स बताता है, इमेजिनरी पैरामीटर्स ये फायर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। FSCP अगर हम लोग देखें कहाँ पर लगा होता है, SCR में लगा होता है, स्टेशन कंट्रोल रूम में। और ये जो FSCP होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो डिटेक्टर्स की जो लोकेशन है उसे बताता है, और जो डिटेक्टर के जो स्टेटस है उसे बताता है।
जैसे कि हमने बात किया हमारे पास डिटेक्टिंग डिवाइस है, FSCP हो गया, MCP हो गया, RI हो गया, तो ये सब है क्या, बेसिकली डिटेक्टिंग डिवाइस है। जैसे हमने बात किया जो RI ये रिस्पांस इंडिकेटर है, एक तरीके से डिटेक्टिंग डिवाइस है जो कि क्या करता है, फायर के रिलेटेड जो इमेजिनरी पैरामीटर्स होते हैं, फायर लगने की प्रोबेबिलिटीज़ को बताता है कि मतलब फायर लग सकती है या नहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के वजह से, तो ये रिस्पांस इंडिकेटर हमें बताता है। MCP होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। अब ये मैनुअल कॉल पॉइंट क्या होता है इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक तरीके से क्या होता है, फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है। तो ये MCP बेसिकली करता क्या है, जो MCP होता है ये मैनुअल कॉल पॉइंट इसका नाम फुल फॉर्म होता है। अभी मान लेते हैं कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर फायर को मतलब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो MCP हमने लगा के रखा है। अभी यहाँ पर ये जो MCP होता है ये क्या होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट होता है। MCP मतलब एक डब्बा जैसा होता है और ये मैनुअल कॉल पॉइंट होता है। इसको वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर फायर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम जहाँ पर लगाने के मतलब चांसेस ना हो वहाँ पर MCP लगा दिया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, स्पेसिफिकली ट्रेन का जो डिपो होता है, वर्कशॉप होता है, वहाँ पर ये MCP लगा दिया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लेते मैंने देखा कि एक जगह फायर लग गई है, आग लग गई है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो MCP होगा, MCP में एक कांच जैसा होता है, मिरर जैसा, उसको मैं ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने के बाद MCP में एक बटन होता है उसको मैं प्रेस कर दूँगा। तो जैसे मैं प्रेस कर दूँगा तो ऐसे केस में फायर अलार्म बजना चालू हो जाएगा, सायरन जैसा सिस्टम होता है वो बजना चालू हो जाएगा और पूरे मतलब एंटायर एरिया में मतलब सब लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं पर आग लगी और सारे लोग क्या हो गए, एक पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है फायर असेंबली पॉइंट, वहाँ पर आके असेंबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें FSCP होता है, FSCP होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। अब ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल ये कहाँ पर लगा होता है, ये जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है ये बेसिकली SCR में लगा होता है, स्टेशन कंट्रोल रूम में लगा होता है। और जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है ये क्या करता है, जो अलग अलग जो फायर डिटेक्टिंग सिस्टम है उसके लोकेशंस को बताने का काम करता है और हर एक डिटेक्टर के स्टेटस को बताने का काम करता है। तो FSCP हर एक डिटेक्टर के लोकेशन को बताने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक जस्ट एज अ रफ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में 100 कमरे, राइट, और वो 100 कमरे में हमने हर एक कमरे में हमने क्या लगा के रखा है, डिटेक्टर सिस्टम लगा के रखा है, राइट। अब मान लेते जो 99 वाला जो कमरा है वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पर आग लग गई, राइट। तो वहाँ पर आग लग गई तो ऐसे केस में जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होगा वो हमें ये बता देगा कि पूरी बिल्डिंग में जो 99 वाला जो रूम है, रूम नंबर 99, वहाँ पर आग लग गई है। तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर जाना होगा और वो जो फायर है उसे हमें सप्रेस करने के लिए कोई टेक्निक ढूंढना होगा, राइट। तो ये FSCP क्या कर रहा है, बेसिकली जो डिटेक्टर है उसके लोकेशन को बता रहा है, राइट, कौन सी लोकेशन पर पर्टिकुलर डिटेक्टर लगा है उसे बताने का काम कर रहा है FSCP। और साथ ही साथ जो FSCP और डिटेक्टर के स्टेटस को भी बताता है, राइट, मतलब कौन से रूम का जो डिटेक्टर है उसका स्टेटस क्या है, तो उसको भी बताने का काम करता है। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ट्रेन का जो स्टेशन होता है उसकी एंटायर ड्राइंग होना चाहिए स्टेशन कंट्रोलर के पास। तो जो मिमिक पैनल होता है, मिमिक पैनल हैज़ ड्राइंग ऑफ एंटायर स्टेशन। जो मिमिक पैनल होता है उसमें ड्राइंग होती है पूरे एंटायर स्टेशन की। रिपीटर पैनल शोज स्टेटस ऑफ FSCP। जो रिपीटर पैनल होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो FSCP है ये बेसिकली डिटेक्टर का लोकेशन और डिटेक्टर के स्टेटस को बताने का काम करता है। एक पैनल होता है जिसे बोला जाता है रिपीटर पैनल। अबे जो रिपीटर पैनल होता है ये क्या करता है, ये FSCP के स्टेटस को बताने का काम करता है। और ये जो रिपीटर पैनल होता है कहाँ पर लगा होता है, सिक्योरिटी रूम में लगा होता है, CCTV रूम में लगा होता है। तो FSCP डिटेक्टर का लोकेशन, डिटेक्टर का स्टेटस बताएगा। जो रिपीटर पैनल होगा ये FSCP का स्टेटस बताएगा। और जो रिपीटर पैनल है कहाँ पर लगा होता है, सिक्योरिटी रूम में लगा होता है, CCTV रूम में लगा होता है। सारे स्टेशन के पूरे एंटायर स्टेशन के लेआउट को समझने के लिए हमारे पास एक पैनल होता है जिसे बोला जाता है मिमिक पैनल। वी यूज़ सैंड बकेट इन डीजल रूम, जैसे कि हमने बात किया, वी यूज़ सैंड बकेट। अभी जो सैंड बकेट है इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है, DG रूम में यूज़ किया जाता है। DG रूम मतलब जहाँ पर डीजल जनरेटर लगा होता है वो वाले रूम में यूज़ किया जाता है। ASS रूम में यूज़ किया जाता है। ऑक्सिलरी सब स्टेशन रूम में यूज़ किया जाता है। पंप रूम में यूज़ किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें है, फायर को पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास वाटर है, फोम है, पाउडर है, गैस है। इज़ द मीडिया फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो वाटर, फोम, पाउडर, गैस ये मीडिया होती है फायर को बुझाने के लिए। तो हमारे पास वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये बेसिकली सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो कि मतलब फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है।
वाटर है, फोम है, पाउडर है, गैस है। सबसे पहला गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को प्रायोरिटी मिलती है, फिर उसके बाद पाउडर टाइप, फिर फोम टाइप, फिर वाटर टाइप। सैंड बकेट डू नॉट प्रिवेंट फायर, जैसे हमने बात किया, जो सैंड बकेट होती है बेसिकली फायर को प्रिवेंट नहीं करती, इट प्रिवेंट फ्लो ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इफ़ फॉलन डाउन। यहाँ पर ये जो सैंड बकेट होती है बेसिकली फायर को प्रिवेंट करने का काम नहीं करती है। बेसिकली डीजल और पेट्रोल अगर ज़मीन पे गिर जाता है तो डीजल और जो पेट्रोल है वो बहना नीचे आगे, तो उसे हमें रोकना होगा। तो रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते, मट्टी गिरा देते, सैंड को गिरा देते, जिसके वजह से होता क्या है, वो जो डीजल और जो पेट्रोल है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है। PAS, यहाँ पर अगर हम लोग देखें PAS ये है क्या, ये है बेसिकली कोड किसके लिए, फायर सप्रेशन, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करने के लिए। जब भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो PAS है पास ही हमें क्या करना होगा, नोट करना होगा। तो जब भी फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे तो ऐसे केस में P से क्या होता है, सबसे पहला प्रेस होता है, A से क्या होता है, एम टू दी फायर और बेस, फिर उसके बाद S से क्या होता है, S से होता है स्क्वीज, स्पाइक, रोटेट, और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो S है उससे क्या होता है, स्वाइप, क्या होता है, स्वीप, राइट। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर जब भी फायर, जैसे कि मान लेते फॉर एग्जांपल एक जगह फायर लगी है, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया, तो सबसे पहला मुझे फार्मूला पता होना चाहिए, पास मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद जो एम होता है, फायर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर मुझे एम करना है, फिर उसके बाद मुझे स्क्वीज़ करना है, स्पाइक या फिर बोल सकते हैं रोटेट करना है। बेसिकली वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स को जो होता है उसे हमें रोटेट करना होता है आग के चारों बाजू, तो उसे हमें रोटेट करना है। फिर उसके बाद स्वाइप मतलब हमें वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हमें मतलब फाइनली क्या करना होता है, स्वाइप करना होता है। स्वाइप करना होता है मतलब जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो वाटर, गैस या फिर वो जो भी मटेरियल जो है, जो भी मतलब मीडिया है उसे हमें क्या करना होता है, स्प्रे करना होता है। तो सिर्फ हमें इतना ये 4 चीज़ पता होना चाहिए। P से पास होता है, A से एम टू दी फायर, S से स्क्वीज़ होता है, S से होता है स्वाइप। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, एक फायर टैंक होता है और फायर टैंक के साथ हम लोग हॉस पाइप लगा देते हैं, और वो हॉस पाइप से हम लोग क्या करते हैं, जो फायर है उसे एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं। तो जो सिस्टम है उसे बोला जाता है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में वर्टिकल पाइप इज़ नोन एज राइजर पाइप। फायर हाइड्रेंट सिस्टम में अगर हम लोग देखें, एक पाइप लगा होता है जिसे बोला जाता है वर्टिकल पाइप। ये जो वर्टिकल पाइप होता है इसे क्या बोला जाता है, राइजर पाइपलाइन। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में जो वर्टिकल पाइप होता है उसे बोला जाता है राइजर पाइपलाइन। और जो राइजर पाइपलाइन होती है बेसिकली कहाँ से आती है, पंप रूम से आती है। पंप रूम में बेसिकली वाटर टैंक, फायर वाटर टैंक भी लगा होता है। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में जो वर्टिकल पाइप होता है उसे बोला जाता है राइजर पाइपलाइन, और ये जो राइजर पाइपलाइन होती है पंप रूम से आती है। स्प्रिंकलर हैज़ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मोर साइज। स्प्रिंकलर हैज़ बल्ब विच विल ब्लास्ट इन केस ऑफ फायर। टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस येलो बल्ब स्प्रिंकलर ब्लास्ट। टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस रेड बल्ब स्प्रिंकलर ब्लास्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि थोड़े टाइम पहले हमने बात किया था फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम में स्प्रिंकलर सिस्टम भी था। अभी जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो वाटर ड्रॉप होती है उसे स्प्रिंकल करता है। अभी जो वाटर ड्रॉपलेट होती है इसका जो साइज़ होता है ये ज़्यादा होता है, राइट। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है इसमें बेसिकली बल्ब भी लगी होती है, और जब फायर होती है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, और ये जो बल्ब होती है क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। और जैसे ये बल्ब ब्लास्ट हो जाएंगे तो ऐसे केस में जो स्प्रिंकलर सिस्टम होगा क्या करेगा, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसे स्प्रिंकल करना चालू कर देगा। 2 तरीके की बल्ब होती है, येलो बल्ब होती है, रेड बल्ब होती है। अगर टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसे केस में जो येलो बल्ब का जो स्प्रिंकलर होगा वो क्या होगा, येलो बल्ब का जो स्प्रिंकलर, जो येलो बल्ब जिस स्प्रिंकलर में येलो बल्ब लगी होगी वो जो स्प्रिंकलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर अगर 68 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो ऐसे केस में जिस स्प्रिंकलर में रेड बल्ब लगी है वो जो रेड बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बात किया टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस होगा तो जिस स्प्रिंकलर में येलो बल्ब लगा है वो जो बल्ब होगी वो ब्लास्ट हो जाएंगी, और वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होगा ऑपरेट हो जाएगा। जिस स्प्रिंकलर में रेड बल्ब लगा है तो वो जो रेड बल्ब वाला जो स्प्रिंकलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड बल्ब ब्लास्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो होगा क्या जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो स्प्रिंकल करना चालू कर देगा। GRCP का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस रिलीज कंट्रोल पैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GRCP क्या होता है, ये होता है गैस रिलीज कंट्रोल पैनल। GRCP गैस रिलीज कंट्रोल पैनल।
फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज 6 to 8 फीट अवे फ्रॉम द फायर। यहाँ पर जब भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हमें यूज़ करना है 6 to 8 फीट अवे फ्रॉम द फायर। जैसे कि OHE से 2 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है आग से, जो कि 6 to 8 फीट का डिस्टेंस होता है। स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो, और जो विंड का जो फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें खड़े रहना है वाइल यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आर प्रेशराइज सिलेंडर, तो डू नॉट हिट एनीवेयर, इट मे बस्ट। तो जब भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में हमें 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। जो फायर एक्सटिंग्विशर से उसे हमें 6 to 8 फीट की दूरी से ऑपरेट करना है। फायर के कंपैरिजन में जहाँ पर आग लगी है वहाँ से 6 to 8 फीट की दूरी को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे यूज़ करना है। दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हमें यूज़ करना है, हमें देखना है विंड फ्लो का डायरेक्शन कैसा है। हमें विंड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना है, खड़ा होना है। स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो, जब भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो विंड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहेंगे। और तीसरा पॉइंट, जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसको हम लोग कहीं पे भी हीट नहीं करेंगे। जैसे कि जल्दी जल्दी में होता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं खुलता, नहीं ऑपरेट नहीं होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, दीवार पे मारते हैं, वॉल पर मारते हैं। तो ऐसे केस में अगर हीट करते हैं तो ऐसे केस में डेंजरस होता है, क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना हाई प्रेशराइज सिलेंडर होता है। तो अगर हीट करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो सिलेंडर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बस्ट हो सकता है, तो ये डेंजरस है। तो 3 चीज़ 6 to 8 फीट अवे रह के हमें एक्सटिंग्विश करना है फायर को। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें जो विंड फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहना है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हमें हीट नहीं करना है। NFPA इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो NFPA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मेट्रो स्टेशन कम्स इन असेंबली बिल्डिंग। जो मेट्रो स्टेशन है कौन सी बिल्डिंग में आती है, असेंबली बिल्डिंग में आती है। मेट्रो स्टेशन असेंबली बिल्डिंग में आती है। मेट्रो स्टेशन या फिर इंडियन रेलवे के रेलवे स्टेशन ये कौन से बिल्डिंग में आते हैं, असेंबली बिल्डिंग में आते हैं। अभी असेंबली बिल्डिंग में क्यों आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें असेंबली बिल्डिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स लोग आते जाते रहते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पैसेंजर्स लोग आते जाते रहते हैं, असेंबल होते हैं, राइट। तो ये रीज़न की वजह से जो मेट्रो स्टेशन होता है ये असेंबली बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है, ग्रेड डी की कैटेगरी में आता है। सेफ्टी सर्कुलर क्या होता है, जो सेफ्टी सर्कुलर होता है जैसे हमने बात किया, ये आइडियल गाइडलाइंस होती है, राइट। जो सेफ्टी सर्कुलर होता है ये एक तरीके से आइडियल गाइडलाइंस होती है। अगर कोई पूछता है इनकेस व्हाट इज़ सेफ्टी सर्कुलर, ये एक तरीके से आइडियल गाइडलाइंस होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेफ्टी सर्कुलर 12 एंड 12 है। अब ये सेफ्टी सर्कुलर 12 और जो 12 है किसके साथ रिलेटेड है, फायर के साथ रिलेटेड है। सेफ्टी सर्कुलर 12 एंड 12 है, तो जो सेफ्टी सर्कुलर 12 है किसके साथ रिलेटेड है, फायर के साथ रिलेटेड है ऑन एलिवेटेड स्टेशन। और जो 12 है ये रिलेटेड है फायर के साथ अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए और टनल के लिए। हमारे पास 2 तरीके की मेट्रो ट्रेन है। एक मेट्रो ट्रेन जो कि एलिवेटेड सेक्शन से जाती है, एक मेट्रो ट्रेन होती है जो कि अंडरग्राउंड सेक्शन से जाती है। तो जो एलिवेटेड सेक्शन से स्टेशन से जो मेट्रो ट्रेन जाती है उसके लिए जो सेफ्टी सर्कुलर है कौन सा है, वो है 12। तो सेफ्टी सर्कुलर जो 12 है ये रिलेटेड है किसके साथ, फायर के साथ। और ये उस मेट्रो रेलवे के लिए एप्लीकेबल है जो मेट्रो रेलवे एलिवेटेड है। और जो सेफ्टी सर्कुलर 12 है ये भी रिलेटेड है किसके साथ, फायर के साथ। और ये जो सेफ्टी सर्कुलर है वो मेट्रो रेलवे के लिए एप्लीकेबल है जो कि अंडरग्राउंड रेलवे से जाती है, अंडरग्राउंड टनल से जाती है। NBC अगर हम लोग देखें, ये जो NBC होता है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिज़ाइन। यहाँ पर जब भी हम लोग रेलवे जो मेट्रो स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म होता है 2 तरीके का होता है। सबसे पहला एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है और दूसरा जो होता है वो होता है अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, टनल के अंदर जो कि बना होता है। तो जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड मतलब डिज़ाइन कंसिडरेशन होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो NBC है ये स्टैंडर्ड डिज़ाइनिंग ऑफ एलिवेटेड स्टेशन। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जब भी एलिवेटेड स्टेशन को डिज़ाइन किया जाता है मेट्रो रेलवे के, तो ऐसे केस में जो NBC का जो स्टैंडर्ड होता है उसे कंसिडर किया जाता है वो प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए, वो रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन करने के लिए। जब भी मेट्रो रेलवे का एलिवेटेड स्टेशन बनाया जाता है तो ऐसे केस में स्टेशन को डिज़ाइन करने के टाइम NBC का जो स्टैंडर्ड होता है उसे कंसिडर किया जाता है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो एलिवेटेड स्टेशन होता है उसके लिए NBC स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, और जो अंडरग्राउंड स्टेशन होता है मेट्रो रेलवे का उसके लिए बेसिकली NFPA स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। तो NFPA स्टैंडर्ड ये बेसिकली टनल के लिए होता है और जो NBC स्टैंडर्ड होता है ये बेसिकली एलिवेटेड स्टेशन के लिए होता है।
अभी जब भी आग लगती है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो रेलवे में, स्पेसिफिकली अंडरग्राउंड रेलवे में, अगर एलिवेटेड रेलवे होती है तो ऐसे केस में अगर आग लगती है तो ऐसे केस में जो एलिवेटेड जो स्टेशन होता है वो पूरी तरीके से खुला होता है। तो ऐसे केस में वो जो आग लग रही है या फिर आग के वजह से, आग तो नहीं लगती है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेलवे में अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली मेट्रो रेलवे में जो सेफ्टी जो होती है वो एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कंसिडर की जाती है, क्योंकि जैसे हमने बात किया था CMRS का इंस्पेक्शन होता है और जरा सी भी सेफ्टी से अगर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करती है मेट्रो रेलवे तो ऐसे केस में मेट्रो रेलवे को अप्रूव नहीं किया जा सकता है CMRS के थ्रू, और वो मेट्रो रेलवे को ऑपरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है। जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो एलिवेटेड जो स्टेशन होता है मेट्रो रेलवे का, वहाँ पर जो स्मोक अगर लग जाता है, फायर लगने के तो बहुत कम चांसेस है, स्मोक अगर लग जाता है, राइट, स्मोक अगर लग जाता है तो स्मोक मतलब किसी भी रीज़न की वजह से धुआं उठ सकता है, राइट। अगर स्मोक अगर लग जाता है तो ऐसे केस में होता क्या है, एलिवेटेड स्टेशन में जो स्मोक है इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं, स्मोक को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बट अंडरग्राउंड स्टेशन में ये स्मोक को दूर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेशन में ये स्मोक को मतलब दूर करने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके लिए हमने टनल वेंटिलेशन सिस्टम बना के रखा है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जब भी स्मोक लगता है, धुआं आता है जब भी, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो स्मोक होता है, धुआं जो होता है वो पहला ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया है धुआं। अभी यहाँ पर ये जो धुआं है ये कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहला अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्मोक होगा वो क्या होगा, पहला ट्रैवल करेगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट साइड में जाएगा। तो जब स्मोक ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो इसे क्या बोला जाता है, प्रूम बोला जाता है, PRUME, राइट। प्रूम बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बैक लेयर, राइट। फिर उसके बाद जब स्मोक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बैक लेयरिंग। जब स्मोक ऊपर की तरफ जाता है तो इसे सिर्फ और सिर्फ प्रूम बोला जाता है, बैक लेयर नहीं बोला जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जब स्मोक ऊपर की तरफ जाता है तो इसे प्रूम बोला जाता है, और जब स्मोक राइट साइड और लेफ्ट साइड में जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, बैक लेयरिंग बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है तो ऐसे कि इसमें बैक लेयरिंग बोला जाता है, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है स्मोक तो उसे क्या बोला जाता है, प्रूम बोला जाता है। तो जब धुआं ऊपर की तरफ जाता है तो उसे प्रूम बोला जाता है, और फिर ऊपर के बाद जाने के बाद जो धुआं है स्प्लिट हो जाता है, राइट साइड में चले जाता है, लेफ्ट साइड में चले जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बैक लेयरिंग, राइट, बैक लेयरिंग बोला जाता है। तो जब भी स्मोक लगता है तो ऐसे केस में धुएं की जो टेंडेंसी है वो ऊपर जाने की है, तो जब भी स्मोक लगेगा तो ऐसे केस में किसी भी पैसेंजर्स को रेस्क्यू करेंगे तो ऐसे केस में जो पैसेंजर है वो क्या हो जाना चाहिए, फ्लोर पर ले डाउन हो जाना चाहिए, मतलब फ्लोर पर लेट जाना चाहिए, जिसके वजह से होगा क्या, जो विजिबिलिटी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी वो पर्सन के लिए। अगर जैसे कि मान लेते हैं एक धुआं लगा है कहीं पे और वो जो पर्सन है वो खड़ा है एज इट इज़, तो ऐसे केस में होगा क्या, चारों बाजू धुआं हो जाएगा और वो जो पर्सन होगा उसे कुछ दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाएंगी। तो ऐसे केस में जो पर्टिकुलर जो पर्सन होगा उसे क्या होना होगा, फ्लोर पर लेट जाना होगा, जिसके वजह से धुआं ऊपर चले जाएगा, तो जो चीज़ें होगी थोड़ी विजिबल हो जाएंगी नीचे की तरफ। तो कुछ इस तरीके से मतलब ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हमें इतना पता होना चाहिए, जब स्मोक ऊपर की तरफ जाता है तो प्रूम, राइट साइड लेफ्ट साइड में जाता है तो इसे बोला जाता है बैक लेयरिंग। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इग्रेस पाथ इज़ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्मोक फ्लो। अभी एक पाथ होता है जिसे बोला जाता है इग्रेस पाथ। ये जो इग्रेस पाथ होता है ये बेसिकली ऐसा पाथ होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है स्मोक के फ्लो के। स्मोक का फ्लो अगर राइट साइड में हो रहा है तो ऐसे केस में जो इग्रेस पाथ होगा वो कहाँ पर होगा, उस इग्रेस पाथ लेफ्ट साइड में होगा। स्मोक का फ्लो अगर राइट साइड में हो रहा है तो ऐसे केस में जो इग्रेस पाथ का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, जैसे हमने बात किया स्मोक का फ्लो राइट साइड में हो रहा है तो इग्रेस पाथ का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो सिंपल वर्ड में जो इग्रेस पाथ होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है स्मोक के फ्लो के। जब भी हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं रेलवे का तो ऐसे केस में जो वेंटिलेशन जो सिस्टम होता है उसे पहला कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड तो चले जाएंगे, अंडरग्राउंड जाने के बाद हमें वेंटिलेशन कैसा मिलेगा, तो ऐसे केस में जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसे पहला बनाया जाता है। वेंटिलेशन सिस्टम शुड बी फर्स्ट डिज़ाइन इन अंडरग्राउंड ट्रेन।
अंडरग्राउंड ट्रेन में जो वेंटिलेशन जो सिस्टम है उसे हमें पहला बनाना होता है। जब भी अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट बनता है या फिर कोई भी रेल प्रोजेक्ट बनता है अंडरग्राउंड में, तो जो वेंटिलेशन जो सिस्टम है उसे पहला इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम बनाएंगे तभी सांस ले पाएंगे, और तभी सांस ले पाएंगे तभी काम कर पाएंगे, तभी सारी चीज़ें मतलब एग्जिस्ट कर पाएंगी। तो ये रीज़न की वजह से जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसे पहला डिज़ाइन किया जाता है अंडरग्राउंड ट्रेन में। ड्रॉट रिलीज डैम्पर इज़ टू रिड्यूस पिस्टन इफेक्ट इन टनल। यहाँ पर एक डैम्पर होता है टनल में जिसे बोला जाता है ड्रॉट रिलीज डैम्पर। अभी जो ड्रॉट रिलीज डैम्पर होता है ये क्या करता है, बेसिकली पिस्टन इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है टनल में। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जो टनल के अंदर जो हाई स्पीड ट्रेन जाती है, इट्स जस्ट लाइक अ पिस्टन एंड सिलेंडर। अगर हम लोग एसआई इंजन या फिर सीआई इंजन को अगर हम लोग देखें तो एसआई इंजन सीआई इंजन में क्या होता है, सिलेंडर होता है, और वो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है, राइट। अभी वो जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली अप डाउन होते रहता है, जिसकी वजह से जो लीनियर मोशन है इंजन का रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होता है, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो जब ट्रेन हमारी टनल में से जाती है तो ऐसे कि इसमें एक इफेक्ट बनता है जिसे बोला जाता है पिस्टन इफेक्ट। तो ये जो पिस्टन इफेक्ट होता है डिज़ायरेबल नहीं होता हमारे सिस्टम के लिए, तो पिस्टन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्रॉट रिलीज डैम्पर। तो जो ड्रॉट रिलीज डैम्पर है ये बेसिकली पिस्टन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉट रिलीज डैम्पर इज़ टू रिड्यूस द पिस्टन इफेक्ट इन टनल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें टनल में एक फ़ैन होता है जिसे बोला जाता है बूस्टर फ़ैन। अब ये जो बूस्टर फ़ैन होता है रिवर्सिबल फ़ैन होता है एंड इट इज़ यूज फॉर लार्ज सेक्शन। ये जो बूस्टर फ़ैन होता है रिवर्सिबल फ़ैन होता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है, राइट। और ये लार्ज सेक्शन में यूज़ किया जाता है, मतलब गैप बिटवीन ट्रेन स्टेशन इज़ हाई। अगर ट्रेन के दो स्टेशन के बीच का अगर गैप अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में कौन से फ़ैन को यूज़ किया जाता है, बूस्टर फ़ैन को यूज़ किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन का दो स्टेशन है, स्टेशन है और स्टेशन भी, दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है तो ऐसे केस में वेंटिलेशन कैसे इंश्योर करेंगे, तो वेंटिलेशन को इंश्योर करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, बूस्टर फ़ैन लगा दिया जाता है। तो जो बूस्टर फ़ैन होता है ये बेसिकली रिवर्सिबल फ़ैन होता है और ये बेसिकली लार्ज सेक्शन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर दो ट्रेन स्टेशन के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। अभी बात करते हैं हम लोग टनल वेंटिलेशन फ़ैन के बारे में। जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होता है क्या करता है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, टनल वेंटिलेशन फ़ैन ऐसा फ़ैन होता है जो कि क्या करता है, टनल में वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो फ़ैन जो कि टनल में वेंटिलेशन प्रोवाइड करे, तो ऐसा जो फ़ैन होता है इसे क्या बोला जाता है, ऐसे फ़ैन को टनल वेंटिलेशन फ़ैन बोला जाता है, राइट। तो अभी हमें बात करना है टनल वेंटिलेशन फ़ैन के बारे में। तो टनल वेंटिलेशन फ़ैन के बारे में बात करना है। तो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है क्या, जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है ये ऐसा फ़ैन है जो कि क्या करता है, टनल में वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है, जैसे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है, कंजस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, एमरजेंसी कंडीशन होती है। तो जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है इसकी तीन ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है, कंजस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, एमरजेंसी कंडीशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, टनल वेंटिलेशन फ़ैन तीन मोड में काम करता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड, कंजस्टेड ऑपरेटिंग मोड, फिर उसके बाद एमरजेंसी कंडीशन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाउ टू ऑपरेट द टनल वेंटिलेशन फ़ैन। अभी जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है, इसे हम लोग कैसा चलाएं, टनल वेंटिलेशन फ़ैन को चलाता कौन है। जैसे कि हमने बात किया था हमारे पूरे सिस्टम में, मेट्रो सिस्टम में दो मतलब वो है कंट्रोलर, दो कंट्रोल है, एक लोकल कंट्रोल है और दूसरा जो कंट्रोल है वो है सेंट्रल कंट्रोल। अगर कंट्रोल ओसीसी से हो रहा है, अभी ओसीसी क्या होता है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ओसीसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे रेलवे सिस्टम की। तो जो ओसीसी होता है ये क्या होता है, नर्व सेंटर होता है पूरे मेट्रो रेलवे का, राइट। अब ये जो ओसीसी होता है ये क्या करता है, मेट्रो रेलवे के जितने भी जो ऑपरेशंस है उसे इंश्योर करता है, और जो मेट्रो रेलवे में जितने भी जो सुपरविजन के जो काम है ये ओसीसी का होता है। मेट्रो रेलवे में जितने भी मतलब मॉनिटरिंग के जो काम है वो ओसीसी का होता है। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं ये जो ओसीसी होता है पूरे मेट्रो रेलवे को कंट्रोल करने का काम करता है। पूरे मेट्रो रेलवे का हर एक जो काम होता है किसके हाथ में होता है, ओसीसी के हाथ में होता है, जो कि होता है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, राइट। जिसके ओसीसी के बारे में ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे। नर्व सिस्टम होता है पूरे मेट्रो रेलवे का। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन क्या कर रहा है, पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। सिमिलरली अगर ब्रेन को निकाल दे तो इंसान का बॉडी पार्ट्स कुछ हो सकता है, मूव हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। सिमिलरली जो ओसीसी ये क्या नर्व सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है पूरे मेट्रो रेलवे का, पूरे मेट्रो रेलवे के ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सुपरविजन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो हमारे पास दो तरीके के कंट्रोल है, एक लोकल कंट्रोल है और दूसरा है सेंट्रल कंट्रोल। अभी जो सेंट्रल कंट्रोल है ये OCC के हाथ में होता है, और जो लोकल कंट्रोल है किसके हाथ में होता है? स्टेशन कंट्रोलर के हाथ में होता है। स्टेशन के थ्रू अगर सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है तो लोकल कंट्रोल, OCC के थ्रू सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है तो ऐसे केस में सेंट्रल कंट्रोल। अभी जैसे हमने बात किया टनल वेंटिलेशन फ़ैन को कौन ऑपरेट करेगा। टनल वेंटिलेशन फ़ैन को दो तरीके से ऑपरेट किया जाता है जा सकता है। पहला एक OCC से ऑपरेट किया जा सकता है और दूसरा स्टेशन कंट्रोलर से ऑपरेट किया जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो OCC है, OCC कैसा टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑपरेट करेगा? ASC के थ्रू ऑपरेट करेगा। अभी ये जो ASC है बेसिकली ऑक्सिलरी सिस्टम कंट्रोलर है। तो सिंपल वर्ड में जो OCC है ये टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑपरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ASC, और फिर उसके बाद जो स्टेशन कंट्रोलर है ये टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑपरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ BMS, राइट। ये BMS का जो फुल फॉर्म है राइट नाउ मेरे को याद नहीं है, बट यहाँ पर हमें इतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो OCC है टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑपरेट करेगा ASC के थ्रू, और फिर उसके बाद जो स्टेशन कंट्रोलर है टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑपरेट करेगा BMS के थ्रू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अटेन्यूएशन इन टनल TMV रिड्यूसेस वाइब्रेशन एंड डू द एयर फिल्ट्रेशन वर्क। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन जो होता है TVF, यहाँ पर ये TMV नहीं होगा, टनल वेंटिलेशन फ़ैन में भी बेसिकली अटेन्यूएशन होता है। अब तक हमने देखा था कि सिग्नलिंग सिस्टम में अटेन्यूएशन होता है, ये जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम है या फिर जो टनल वेंटिलेशन जो फ़ैन है इसमें भी बेसिकली अटेन्यूएशन होता है। अब ये टनल वेंटिलेशन फ़ैन में जो अटेन्यूएशन होता है ये क्या करता है? जो वाइब्रेशन है उसे रिड्यूस करने का काम करता है, और जो एयर फिल्ट्रेशन का जो काम है उसे करता है। जैसे कि सिग्नलिंग में जो अटेन्यूएशन है सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का काम करता है, सिग्नल में जो नॉइज़ है उसे एलिमिनेट करने का काम करता है। सिमिलरली जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम होता है इसमें जो अटेन्यूएशन होता है वाइब्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है और एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने का काम टनल वेंटिलेशन सिस्टम में, और एयर फिल्ट्रेशन का काम टनल वेंटिलेशन सिस्टम में ये किसका होता है? अटेन्यूएशन का होता है। तो अटेन्यूएशन टनल वेंटिलेशन सिस्टम में जो वाइब्रेशन और जो एयर फिल्ट्रेशन का जो काम है उसे करने का, उसका मतलब अटेन्यूएशन उसी के लिए होता है। अब यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये TMV नहीं होगा, TVF होगा, टनल वेंटिलेशन फैन, या फिर बोल सकते हैं टनल वेंटिलेशन सिस्टम। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जैसे हमने बात किया था, जो ऑपरेटिंग कंडीशन है टनल वेंटिलेशन फैन या फिर जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम है इसका 3 ऑपरेटिंग कंडीशन होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन और एमरजेंसी कंडीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के बारे में। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा क्या? जो हमारा जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होगा वो क्या होगा? वो ऑफ होगा, और जो DRD होगा वो क्या होगा? वो ओपन होगा। DRD का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रॉट रिलीज डैम्पर। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो ड्रॉट रिलीज डैम्पर होता है टनल वेंटिलेशन सिस्टम का वो ओपन होता है। फिर उसके बाद कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन में होता क्या है? कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन, ट्रेन इज स्टॉप इन टनल एंड हीट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन टनल एंड AC विल सर्कुलेट हॉट एयर इन सलोन, सो टू प्रिवेंट दिस वी यूज टनल वेंटिलेशन फैन इन कंजेस्टेड मोड। तो कंजेस्टेड ऑपरेटिंग मोड में हमें 3 कंडीशन याद रखना है। सबसे पहला जो DRD होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। FID क्या हो जाएगा? FID ओपन हो जाएगा। तीसरा जो टनल वेंटिलेशन फैन है उसे ऑन कर देंगे, राइट। इसे ही बोला जाता है कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ टनल वेंटिलेशन सिस्टम में इसमें जो DRD होगा वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। जो ड्रॉट रिलीज डैम्पर होगा क्या होगा? वो ओपन रहेगा। बट जो कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन है इसमें जो ड्रॉट रिलीज डैम्पर है वो क्लोज हो जाएगा, FID ओपन हो जाएगा, और जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। टनल वेंटिलेशन फ़ैन ऑन हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है और उसके बाद जो ट्रेन है टनल में आके रुक गई किसी एक रीज़न के वजह से। तो जब भी ट्रेन टनल में आके रुकेंगी तो ऐसे केस में होगा क्या? जब भी ट्रेन टनल में आके रुकेंगी तो ऐसे केस में जो AC है वो तो काम करेंगे, बट टनल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो जो टनल का जो हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से होगा क्या? जो हॉट एयर होगी वो AC के थ्रू कहाँ पर आएंगी? AC के थ्रू पैसेंजर सलून में आएंगी, जिसके वजह से होगा क्या? टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ कर जाएगा सलून का। जो पैसेंजर्स हो गए मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो यही रीज़न की वजह से हमें यही जो होता है इसे ही बोला जाता है कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन। यही रीज़न की वजह से जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम होता है इसे बोला जाता है, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन में, राइट। जैसे हमने बात किया ट्रेन हमारी टनल में आके रुक गई, ऐसे केस में जो पैसेंजर्स हो गए वो मतलब अनकंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जो हॉट एयर होगी, जो टेम्परेचर है टनल का वो ज़्यादा होता है, और वो जो हाई टेम्परेचर होगा AC के हवा के थ्रू
हमारे सलून एरिया में आएंगे, जिसके वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम है उसे कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन में चलाया जाता है। तो जब हम लोग टनल वेंटिलेशन सिस्टम को कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन में चलाएंगे तो ऐसे केस में बेसिकली होगा क्या, जो DRD होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो DRD है वो क्लोज हो जाएगा, जो FID है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो DRD होगा वो ओपन रहेगा, ड्रॉट रिलीज टेम्पर ओपन रहेगा टू रिड्यूस पिस्टन इफेक्ट। फिर उसके बाद तीसरी वाली जो कंडीशन है उसे बोला जाता है एमरजेंसी ऑपरेटिंग कंडीशन। अब ये एमरजेंसी ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर हम लोग देखें दो केसेस होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, मोबिलिटी एंड फायर आर दी टू क्राइटेरिया इन दिस मोड। एमरजेंसी ऑपरेटिंग कंडीशन में हमारे पास बेसिकली दो क्राइटेरिया होता है। पहला जो क्राइटेरिया होता है मोबिलिटी होती है और दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, फायर होता है। तो मोबिलिटी एंड फायर आर दी टू क्राइटेरिया, जो मोबिलिटी और जो फायर है ये दो क्राइटेरिया एमरजेंसी ऑपरेटिंग कंडीशन में। तो सबसे पहला केस नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ट्रेन रन हो रही है, फायर इज कैच इन ट्रेन, जो ट्रेन है वो चल रही है और जो फायर है वो ट्रेन में लग गई। तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में जो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी मतलब ट्रेन मूवमेंट। तो केस नंबर 1 में हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रेन है वो चल रही है और जो ट्रेन है उसमें आग लग गई। तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर है उसे जो ट्रेन है उसे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लेके जाना होगा, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी ट्रेन में किसी भी तरीके का मतलब बहुत मेजर फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि आग लग जाती है, ट्रेन रुकने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जो ड्राइवर है उसे ट्रेन को किसी भी हाल में रोकना नहीं है। जो ड्राइवर होता है उसे बेसिकली स्टेशन तक के लेके जाना होता है। तो जो ट्रेन है उसे नेक्स्ट स्टेशन तक के, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म तक के लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद जो पैसेंजर्स है उसे क्या किया जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा। इवैक्यूएशन से पहले ट्रेन ड्राइवर कुछ अनाउंसमेंट करता है कि जैसे कि जो कि मतलब पैसेंजर की सेफ्टी के रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जो ट्रेन है वो कहाँ पर है, बीच में फंस गई है। ट्रेन इमोबाइल है, ट्रेन मूव नहीं हो सकती और ट्रेन में फायर इज़ नॉट कैचिंग ट्रेन, और जो फायर है वो नहीं लगी है ट्रेन में। पहले वाले केस में जो ट्रेन है वो मूव हो रही थी और ट्रेन में फायर लगी थी, दी बर्निंग ट्रेन। और सेकंड वाले केस में अगर हम लोग देखें, जो ट्रेन है वो बीच में रुक गई है बट ट्रेन में फायर नहीं लगी है। तो ट्रेन में अगर फायर नहीं लगी है, ट्रेन अगर बीच में रुक गई है, तो ऐसे केस में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेगा, OCC को इन्फॉर्म करेगा, मतलब ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को, ऑपरेशन सेंटर OCC को इन्फॉर्म करेगा। OCC में किसको इन्फॉर्म करेगा, ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा। जो OCC होता है इसमें बेसिकली अलग अलग कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर होता है, पावर सप्लाई ट्रैक्शन कंट्रोलर होता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के लिए कंट्रोलर होता है, राइट, सिग्नलिंग कंट्रोलर होता है। तो राइट, तो सबसे पहला जो ट्रेन ऑपरेटर होगा, और ये सारे कंट्रोलर का एक मेन कंट्रोलर होता है जिसे बोला जाता है चीफ कंट्रोलर। आगे हम लोग हायरार्की में बात करेंगे किस तरीके से मतलब OCC में अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं। तो जैसे हमने बात किया, जो ट्रेन है वो मिडल में फंस गई है और जो ट्रेन बीच में रुक गई है और ट्रेन में आग नहीं लगी है, ट्रेन में मतलब फायर नहीं पकड़ी है, बट ट्रेन जो है वो बीच में रुक गई है किसी रीज़न की वजह से, और ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। रीज़न क्या हो सकता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो आगे नहीं रुक सकती है, राइट, आगे नहीं जा सकती है। तो ऐसे केस में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा किसको इन्फॉर्म करेगा, OCC में ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा। ट्रेन ऑपरेटर इन्फॉर्म टू OCC टू ट्रैफिक कंट्रोलर कि जो ट्रेन है वो रुक गई है, और 15 मिनट तक के जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो ट्रेन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है 15 मिनट में, तो ऐसे केस में जो पैसेंजर जो है उसे क्या करना होगा, इवैक्यूएट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। 15 मिनट तक के जो ट्रेन ड्राइवर होगा ये देखेगा कि ट्रेन को रीस्टार्ट किया जा सकता है या नहीं। कोई भी सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो उस सिस्टम को अगर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है नॉर्मली काम करना चालू हो जाता है, चाहे बड़ी से बड़ी मशीन क्यों ना होने। तो जैसे कि हमने बात किया था एक वीडियो में व्हील प्रोफाइलिंग मशीन के बारे में, तो जो व्हील प्रोफाइलिंग मशीन है उसका जो लोडिंग सीक्वेंस होता है कभी कभी रुक जाता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, वो जो मशीन है उसे रीस्टार्ट किया जाता है, जिसके वजह से होता है कि जो मशीन है वो नॉर्मली ऑपरेट होना चालू हो जाती है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। मान लेते ट्रेन जो है वो बीच में स्टक हो गई और फायर नहीं लगी है ट्रेन में, तो ऐसे केस में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा OCC में किसको इन्फॉर्म करेगा, ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा कि जो ट्रेन है बीच में रुक गई है। फिर उसके बाद जो ट्रेन ड्राइवर होगा 15 मिनट तक के ट्रेन को रीस्टार्ट करने की ट्राई करेगा। अगर ट्रेन पे 15 मिनट तक के फॉल्ट का अगर क्लियरेंस अगर नहीं होता है, ट्रेन 15 मिनट में अगर रीस्टार्ट नहीं होती है, तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। तो इससे बोला जाता है एमरजेंसी ऑपरेटिंग कंडीशन। तो यहाँ पर हमने 3 ऑपरेटिंग कंडीशन के बारे में बात किया। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, इसमें जो ड्रॉट रिलीज जो डैम्पर होगा वो क्या होगा, ओपन होगा।
कंजेस्टेड ऑपरेटिंग कंडीशन इसमें जो DRD होगा वो क्लोज होगा, FID जो होगा वो ओपन होगा, टनल वेंटिलेशन फैन क्या होगा, ऑन होगा। फिर उसके बाद एमरजेंसी कंडीशन, इसमें मोबिलिटी और फायर दो क्राइटेरिया है। ट्रेन में आग लगी है, ट्रेन मूव हो रही है तो ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन तक के लेके जाया जाएगा। ट्रेन में फायर नहीं लगी और ट्रेन बीच में फंस गई है तो ऐसे केस में 15 जो ट्रेन ड्राइवर होगा OCC को इन्फॉर्म करेगा, OCC में ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा, 15 मिनट तक के ट्रेन को रीस्टार्ट करने की ट्राई करेगा। 15 मिनट में अगर ट्रेन रीस्टार्ट नहीं होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पैसेंजर इवैक्यूएशन ये लास्ट ऑप्शन होता है ट्रेन ड्राइवर के पास। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इवैक्यूएशन प्रोसेस, अभी इवैक्यूएशन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इवैक्यूएशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है इवैक्यूएशन क्या होता है, जो इवैक्यूएशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें ट्रेन से निकालते हैं, राइट। ट्रेन के आगे डिट्रेनमेंट डोर लगा होता है, ये डिट्रेनमेंट डोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, एक इस रैंप बाहर आ जाती है और वो रैंप के थ्रू सारे जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रेन से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, राइट। और इसी को ही बोला जाता है इवैक्यूएशन प्रोसेस। और फिर उसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं प्लेटफॉर्म तक के चल के जाते हैं और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाते हैं। जो नॉर्मली जो जैसे कि प्लेटफॉर्म तक के जाते हैं पैसेंजर्स, उसके साथ प्लेटफॉर्म के बाद जो पैसेंजर्स हैं उन्हें मतलब डिपार्ट कर दिया जाता है प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इवैक्यूएशन प्रोसेस, जब भी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करेंगे तो ऐसे केस में जो टनल लाइट है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, राइट। टनल लाइट क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ये कौन करेगा, ये किस टनल लाइट कैसा ऑन होगी, ASC और BMS स्टेशन कंट्रोलर के हाथ में होता है, ASC OCC के हाथ में होता है। फिर ट्रैफिक रेगुलेशन करना होता है, ट्रैफिक को कौन रेगुलेट करेगा, ट्रैफिक कंट्रोलर। फिर उसके बाद जो टनल वेंटिलेशन फैन है उसे क्या करना होता है, ऑन करना होता है। कैसा ऑन होगा, ASC से BMS से। प्लेटफॉर्म इवैक्यूएशन, इसमें SC और ASM आएंगे। फिर उसके बाद जो OHE होगी उसे हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, राइट। OHE को क्यों आइसोलेट करेंगे, ये एक्सेप्शनल केसेस है, OHE को आइसोलेट करेंगे। अगर OHE अगर गिर गई है या फिर OHE में अगर किसी तरीके का ब्रेकडाउन हो गया तो ऐसे केस में जो OHE होगी उसे क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जब भी हम लोग इवैक्यूएशन प्रोसेस करेंगे तो ऐसे केस में टनल लाइट ऑन करेंगे और टनल फैन ऑन करेंगे, टनल वेंटिलेशन फ़ैन ऑन करेंगे। तो टनल लाइट को ऑन करने के लिए, टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑन करने के लिए ASC के थ्रू भी ऑन किया जा सकता है जो कि OCC में होता है, और BMS के थ्रू भी ऑन किया जा सकता है जो कि बेसिकली स्टेशन कंट्रोलर के पास होता है। दूसरा हमें क्या करना है, ट्रैफिक रेगुलेशन करना है। ट्रैफिक रेगुलेशन कौन करेगा, ट्रैफिक कंट्रोलर करेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेटफॉर्म इवैक्यूएशन करना है। प्लेटफॉर्म से जो पैसेंजर्स हैं उन्हें वहाँ तक के लेके जाना है। प्लेटफॉर्म इवैक्यूएशन कौन करेगा, SC करेगा और ASC करेगा। और जो OHE होगी उसे हम लोग क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। अगर ट्रैक्शन कंट्रोलर को बोल के, अगर OHE में अगर मतलब किसी तरीके का फॉल्ट है या फिर OHE अगर नीचे गिर गई है, राइट। तो इवैक्यूएशन प्रोसेस में 3-4 चीज़ क्या याद रखना है, टनल लाइट ऑन करना है, टनल वेंटिलेशन फ़ैन ऑन करना है, ASC BMS। फिर दूसरा जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करना है। तीसरा, अगर OHE में ब्रेकडाउन है तो ऐसे केस में जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर है उसे इन्फॉर्म करके OHE डीएनर्जाइज करवाना है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म इवैक्यूएशन करवाना है जो कि SC के थ्रू और ASM के थ्रू होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया एमरजेंसी मोड में क्या होगा, एमरजेंसी मोड में जैसे कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात किया था टनल वेंटिलेशन सिस्टम के अंडर एमरजेंसी मोड, फैन ऑपरेट इन सप्लाई मोड एंड अनदर फैन विल ऑपरेट इन एग्जॉस्ट मोड एंड इट इज़ नोन एज पुश पुल वेंटिलेशन एंड इट इज़ यूज इन स्मोक, राइट। मान लेते जो टनल है उसमें क्या लग गई, स्मोक लग गई। टनल में स्मोक आ जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, कोई चीज़ जलने की वजह से धुआं हो जाता है, तो ऐसे केस में कौन सा मोड आ गया, ऐसे केस में ये एमरजेंसी मोड आ गया। एमरजेंसी मोड में जैसे हमने बात किया था जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, कंजस्टेड मोड में हमने बात किया था कि जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, राइट। सिमिलरली जो एमरजेंसी मोड होता है, एमरजेंसी मोड में जैसे कि हमने बात किया था आग लगी थी, एमरजेंसी मोड में जैसे कि अभी हमने बात किया 2 क्राइटेरिया था, मोबिलिटी और फायर, राइट। ट्रेन मूव करी और ट्रेन में क्या लग गई, आग लग गई। आग लगेंगी तो ऐसे केस में क्या होगा, स्मोक होगा। तो वो जो स्मोक होगा उसे हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा, राइट। तो स्मोक को दूर करने के लिए क्या कर देंगे, जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है उसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो जब टनल वेंटिलेशन फ़ैन को ऑन कर देंगे तो ऐसे केस में 2 टनल वेंटिलेशन फ़ैन लगे होते हैं। एक जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होगा सप्लाई मोड में काम करेगा और दूसरा जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होगा वो एग्जॉस्ट मोड में काम करेगा, और इसे क्या बोला जाता है, इसे पुश पुल वेंटिलेशन बोला जाता है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मोक के केस में। इसे बात ही कर लेते हैं एमरजेंसी के, जैसे कि हमने बात किया था एमरजेंसी ऑपरेटिंग कंडीशन में
केस 1 में जैसे हमने बात किया था, ट्रेन चल रही है और ट्रेन में आग लग गई है। आग लग गई है तो सबसे पहला जो टीपीए ट्रेन पायलट वो रुकाएगा तो नहीं ट्रेन को दूसरे स्टेशन तक के लेके जाएगा। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होता है उसे हमें क्या करना होता है, ऑन करना होता है, क्योंकि आग लगी है तो धुआं उठेगा ही ऑब्वियसली। तो जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है उसे हमें क्या करना होता है, ऑन करना होता है। तो टनल वेंटिलेशन फ़ैन को जब हम लोग ऑन करेंगे तो एक जो फ़ैन होगा सप्लाई मोड में काम करेगा और दूसरा जो फ़ैन होगा कौन से मोड में काम करेगा, एग्जॉस्ट मोड में, और जिसे टनल वेंटिलेशन फ़ैन का पुश पुल मोड बोला जाता है, जो कि हमने कहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इफ़ फायर टेक प्लेस एट एनी वेयर देन फर्स्ट वी शुड कट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अगर कहीं पे भी अगर लगती है, अगर कहीं पे भी आग लगती है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अक्रॉस, दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से फायर लगी है और जो फायर जो लगी है दूसरी वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के आजू बाजू लगी है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के आजू बाजू। तो हमें दोनों केस में क्या करना है, दोनों केस में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई उसे हमें क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, राइट। इफ़ फायर टेक प्लेस एट एनीवेयर, अगर कहीं पे भी आग लगती है तो ऐसे केस में हमें सबसे पहला क्या करना है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसे हमें कट ऑफ करना है। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करेंगे। ट्रैक सर्किट शोज प्रेजेंस ऑफ ट्रेन इन एनी सेक्शन। जो ट्रैक सर्किट है वो हमें क्या बताती है, ट्रेन के प्रेजेंस को बताती है किसी भी सेक्शन में। इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट लो लेवल फिनोमिना होता है और हाई रिकवरी ऑफ चांसेस होते हैं। इंसिडेंट क्या होता है, लो लेवल फिनोमिना होता है और रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ट्रेन लेट आई, ये एक तरीके से इंसिडेंट है। एक्सीडेंट क्या है, जो एक्सीडेंट है बेसिकली हाई लेवल फिनोमिना होता है, हाई लेवल फिनोमिना होता है, और जो कॉन्टिजेंसी होती है ये एक्सीडेंट है विच में अकर इन फ्यूचर बट नॉट हैपन येट नाउ लाइक नेचुरल डिजास्टर। हाई लेवल फिनोमिना, जैसे कि अगर हम लोग देखें जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट क्या है, हाई लेवल फिनोमिना, जैसे कि कोई ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाता है तो ये क्या है, ये एक्सीडेंट। कोई ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाती है तो ये क्या हो गया, ये एक्सीडेंट। कॉन्टिजेंसी क्या होता है, कॉन्टिजेंसी एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जो कि हुआ नहीं, जो कि फ्यूचर में हो सकता है और ये नेचुरल डिजास्टर के वजह से हो सकता है, राइट। तो तीन चीज़ें, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और कॉन्टिजेंसी। इंसिडेंट लो लेवल फिनोमिना होता है, रिकवरी के चांसेस हाई होते हैं। एक्सीडेंट हाई लेवल फिनोमिना होता है। जो कॉन्टिजेंसी होती है ये एक्सीडेंट है जो कि फ्यूचर में हो सकता है और ये नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से होता है, हो सकता है। डिज़ास्टर के टाइप अगर हम लोग देखें, दो तरीके के डिज़ास्टर के टाइप होते हैं। पहला जो डिज़ास्टर है, जस्ट होल्ड ऑन, 13, 14, 15। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट प्रोसीड करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करना है, राइट। तो जैसे हमने बात किया डिज़ास्टर के टाइप होते हैं, दो तरीके के डिज़ास्टर होते हैं। पहला जो डिज़ास्टर होता है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा जो डिज़ास्टर होता है मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक की वजह से जो डिज़ास्टर होगा वो होगा नेचुरल डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ट्रैक मशीन है, जो पॉइंट मशीन है, पॉइंट मशीन को बराबर से मतलब स्विच नहीं किया गया है, या फिर बोल सकते हैं जो ट्रेन का जो ब्रिज है उसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब ट्रेन उस पर से आई तो ऐसे किस में जो ब्रिज है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, तो इसे बोला जाता है मैन मेड डिज़ास्टर। अभी बात करते हैं इंजीनियर्स पोजीशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल फील्ड में, चाहे इंजीनियर लेवल का काम कर रहे हो, चाहे टेक्निकल लेवल या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल का काम कर रहे हो, जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड काम होता है यहाँ पर ये हमें चीज़ सुनाई पड़ेगी जो कि है इंजीनियर पोजीशन। अभी जो इंजीनियर पोजीशन होता है ये क्या होता है, ये एक तरीके से प्रपोजल होता है किसके लिए, टेक्निकल वर्क के लिए, राइट। तो प्रपोजल फॉर द टेक्निकल वर्क इज नोन एज इंजीनियर पोजीशन। अंडर इंजीनियर पोजीशन ओनली वन टेक्निकल डिपार्टमेंट कैन ओनली वर्क। तो जो इंजीनियर पोजीशन होता है ये क्या होता है, बेसिकली एक प्रपोजल होता है किसके लिए, टेक्निकल वर्क के लिए, और ये इंजीनियर पोजीशन के अंडर ही एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर टेक्निकल काम कर सकता है, राइट। तो इंजीनियर पोजीशन क्या, ये एक तरीके का प्रपोजल होता है किसके लिए, टेक्निकल वर्क के लिए, और ये इंजीनियर पोजीशन के अंडर ही कोई भी टेक्निकल काम किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग OHE, प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग OHE पावर कंप्लीटली इज नोन एज शैडो पावर ब्लॉक। OHE का जो पावर है उसे पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर देने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है, शैडो पावर ब्लॉक। अभी शैडो पावर ब्लॉक क्या होता है, नॉर्मल पावर ब्लॉक होता है, शैडो पावर ब्लॉक होता है। अगर हम लोग डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाए OHE डी एनर्जाइज होने के बाद तो इसे नॉर्मल पावर ब्लॉक बोला जाता है। जब हम लोग डिस्चार्ज रॉड लगा देंगे तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, शैडो पावर ब्लॉक बोल दिया जाएगा। जब हम लोग डिस्चार्ज रॉड लगाते हैं तो ऐसे केस में जो करंट है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से जो स्टैटिक चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसी को ही बोला जाता है शैडो पावर ब्लॉक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेप्स इन शैडो पावर ब्लॉक, शैडो पावर ब्लॉक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला OHE डिस्चार्ज रॉड होता है, फिर उसके बाद कन्फर्मेशन दैट OHE इज डेड, फाइनली शैडो पावर ब्लॉक इज इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला ये शैडो पावर ब्लॉक में हमें क्या करना होता है, शैडो पावर ब्लॉक में जो OHE वो क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए।
OHE टर्न ऑफ होना चाहिए। OHE टर्न ऑफ होने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, OHE को डिस्चार्ज, OHE में डिस्चार्ज रॉड लगा देंगे। तो जब OHE में डिस्चार्ज रॉड लगा देंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पूरा जो स्टैटिक चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और OHE पूरी तरीके से डेड हो जाएंगे, कुछ भी चार्ज नहीं होगा, कुछ भी रेसिडुअल करंट नहीं होगा OHE में। डिस्चार्ज रॉड लगाने के बाद हम लोग कन्फर्मेशन लेंगे कि OHE डेड हो गया। इसका मतलब जो शैडो पावर ब्लॉक है उसको हमने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया। तो शैडो पावर ब्लॉक में सबसे पहला जो OHE टर्न ऑफ होना चाहिए, डिस्चार्ज रॉड लगाएंगे। डिस्चार्ज रॉड लगाने के बाद ये इंश्योर करेंगे कि जो OHE पूरी तरीके से डेड है, कोई रेसिडुअल करंट नहीं है। फाइनली जो शैडो पावर ब्लॉक है उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अभी बात करते हैं ट्रेन की फ्लीटिंग के बारे में। फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग बंच ऑफ ट्रेन एट अ टाइम एट अ पर्टिकुलर ट्रैक। इन सिंगल लाइन वर्किंग मोड ऑफ ट्रेन ऑपरेशन इधर ऑटोमेटिक और डिग्रेडेड मोड। डिग्रेडेड मोड जैसे कि ROS मोड हो गया, RM मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया। तो ये सारे के सारे जो मोड है कौन से मोड है, कटआउट, ये सारे के सारे डिग्रेडेड मोड है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन, फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बंच ऑफ ट्रेन को हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रैक पर मल्टीपल टाइम अलाउ करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हमारे पास है पॉइंट क्या करता है, बेसिकली ट्रैक को स्विच करने का काम करता है। ट्रेन की जो ट्रैक है उसे स्विच करने का काम करता है, राइट। अगर जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है, जब हम लोग पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे तो ऐसे केस में जो ट्रैक होगी वो क्या हो जाएंगी, स्विच हो जाएंगी। ट्रैक जब स्विच हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगी, राइट। बट ये फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन में जो पॉइंट होता है उसे हमें स्विच नहीं करना होता। जो पॉइंट होता है वो सेम ही होता है, पॉइंट चेंज नहीं होता। पॉइंट चेंज नहीं होता, इसका मतलब जो ट्रैक होगी वो चेंज नहीं होगी, ट्रैक सेम होगी। इसका मतलब हम लोग करते क्या है, जो मल्टीपल ट्रेन होती है उसको हम लोग एट अ टाइम एक ही ट्रैक से पास करवा रहे होते हैं, और इसे ही बोला जाता है फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन। तो फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल ट्रेन को एट अ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करवा रहे होते हैं, और वो पॉइंट को बिना चेंज करे, राइट। एक पर्टिकुलर ट्रैक से मल्टीपल ट्रेन पास होने का जो प्रोसेस होता है बिना पॉइंट चेंज किए, उसे बोला जाता है फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन प्रोसेस। जैसे कि अगर हम लोग बेसिकली होता है क्या, पॉइंट का क्या यूज़ होता है, पॉइंट जो होता है ट्रैक को चेंज करता है, राइट। कभी पॉइंट जो है वो ट्रैक को चेंज करता है, या फिर बोल सकते हैं रूट को सेट और अनसेट करने का काम करता है, राइट। तो एक तरीके से फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बिना रूट सेट किए एक पर्टिकुलर रूट पर, एक पर्टिकुलर सेट रूट पर मल्टीपल ट्रेन को बैक टू बैक अलाउ करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन। एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन को। फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ट्रेन है बैक टू बैक एक के बाद जाते रहती है, और इसमें जो पॉइंट है उसे भी सेट नहीं करना होता, और जो रूट है उसे भी सेट नहीं करना होता, क्योंकि एक ही सेम ट्रैक से एक ही सेम डायरेक्शन में बैक टू बैक जो ट्रेन है वो जाते रहती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल लाइन वर्किंग ये है क्या, ये बेसिकली मोड है ट्रेन ऑपरेशन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइन वर्किंग है क्या, मुझे सिंगल लाइन वर्किंग है ये मोड है ट्रेन ऑपरेशन का। सिंगल लाइन वर्किंग मोड ऑफ ट्रेन ऑपरेशन, सिंगल लाइन वर्किंग में होगा क्या, ट्रेन ऑपरेशन का जो मोड होगा वो या तो ऑटोमेटिक मोड होगा या तो डिग्रेडेड मोड होगा। तो सिंगल लाइन वर्किंग जैसे कि हमने बात किया, आगे भी बात करेंगे। सिंगल लाइन वर्किंग ये बेसिकली ट्रेन ऑपरेशन, सिंगल लाइन वर्किंग में जो ट्रेन ऑपरेशन का जो मोड होता है वो या तो ऑटोमेटिक होगा या तो डिग्रेडेड होगा। डिग्रेडेड मोड जैसे कि ROS मोड हो गया, RM मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया, तो ये सारे के सारे जो मोड है ये डिग्रेडेड मोड है। सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग, सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग का मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन वर्किंग जैसे हमने बात किया, सिंगल लाइन वर्किंग क्या होता है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। सबसे पहले हमने बात किया जो सिंगल लाइन वर्किंग होती है, इसमें जो ट्रेन होगी या तो ATP में ऑटोमेटिक मोड में चलेगी या तो डिग्रेडेड मोड में चलेंगी। सिंगल लाइन वर्किंग रिमेन सस्पेंडेड इन केस ऑफ ट्रैक साइड सिग्नलिंग which causes all the train to move in RM mode, then it is known as suspension of single line working. Single line working remains suspended due to track side signaling. तो यहाँ से इससे ही हमें पता चल गया कि जो सिंगल लाइन वर्किंग है ये क्या होती है, सस्पेंडेड होती है ड्यू टू ट्रैक साइड सिग्नलिंग, राइट। तो जो सिंगल लाइन वर्किंग है ये सस्पेंडेड होती है ड्यू टू ट्रैक साइड सिग्नलिंग। यहाँ पे भी वही लिखा है, जो सिंगल लाइन वर्किंग है ये सस्पेंडेड होगी इन केस ऑफ ट्रैक साइड सिग्नलिंग विच कॉसेस, जिसके वजह से होगा कि सारी जो ट्रेन होगी वो RM मोड में चलेंगी, देन इट इज़ नोन एज सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग, राइट। यहाँ पर ये ट्रैक साइड सिग्नलिंग की वजह से होगा क्या, सारी जो ट्रेन है वो कहाँ पर चलेगी, सारी जो ट्रेन है वो RM मोड में चलेगी। ट्रैक साइड सिग्नलिंग की वजह से सारी जो ट्रेन है वो RM मोड में चलेगी,
RM मोड मतलब रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड, और इसी को ही क्या बोला जाता है, सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक साइड सिग्नलिंग, मतलब जो ट्रैक के साइड में जो सिग्नल होता है उसे बोला जाता है ट्रैक साइड सिग्नलिंग। अभी हमारी जो ट्रेन होती है ऑटोमेटिक ट्रेन होती है। अभी ट्रेन में जो हमें जो सिग्नल जो मिलता है ये हमें कैप सिग्नल मिलता है। अभी जो कैप सिग्नल है इसमें हमें टारगेट डिस्टेंस और टारगेट स्पीड मिलती है और इसी से ही ट्रेन चलती है। बट अगर ट्रेन अगर हमारी ट्रैक साइड सिग्नल से अगर चल रही है तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में चलेंगी, मतलब डिग्रेडेड मोड में चलेंगी। ट्रेन अगर हमारी जो ट्रैक के साइड में जो सिग्नल है उसको फॉलो करते हुए चल रही है, कैप सिग्नल को फॉलो करते हुए नहीं चल रही है, तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो डिग्रेडेड मोड में चलेगी, RM मोड में चलेगी, ROS मोड में चलेंगी या फिर कटआउट मोड में चलेंगी। और इसी को ही बोला जाता है सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग, जिसमें जो ट्रेन है वो कैप सिग्नल को ना फॉलो तक करते हुए ट्रैक साइड सिग्नल जो होता है उसे फॉलो कर रही होती है और जो ट्रेन है डिग्रेडेड मोड में चल रही होती है, और इसे ही बोला जाता है सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग। अभी यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन वर्किंग होती है दो तरीके की होती है, सबसे पहला नॉर्मल होती है और दूसरी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। नॉर्मलिंग में अगर हम लोग देखें, नॉर्मल में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, जो सिंगल लाइन वर्किंग है उसे क्या करेगा, परमिट करेगा। नॉर्मल में अगर हम लोग देखें जो सिग्नलिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा, जो सिंगल लाइन वर्किंग होगा उसे क्या करेगा, सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो सिंगल लाइन वर्किंग को क्या करेगा, परमिट करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन में अगर हम लोग देखें रेल फ्रैक्चर हो गया, OHE ब्रेकेज हो गया, राइट, तो ऐसे केस में हमें क्या लेना होता है, ऐसे केस में हमें परमिशन लेना होता है OCC से। तो जैसे हमने बात किया सिंगल लाइन वर्किंग को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। सिंगल लाइन वर्किंग नाम से पता चल रहा है एक सिंगल लाइन पे हमारी ट्रेन चल रही है तो उसे क्या बोला जाता है, सिंगल लाइन वर्किंग। तो सिंगल लाइन वर्किंग में अगर हम लोग देखें दो मोड होता है, पहला होता है नॉर्मल और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्शन। नॉर्मल में अगर हम लोग देखें जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, सिंगल लाइन वर्किंग को क्या करता है, परमिट करता है, राइट। और जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, या तो रेल फ्रैक्चर होगी या तो OHE ब्रेकेज होगा, तो ऐसे केस में जो OCC होगा उसे क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा, राइट। फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन, बंच ऑफ ट्रेन, तो जैसे हमने बात किया फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन का मतलब क्या होता है, फ्लीटिंग ऑफ ट्रेन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बंच ऑफ ट्रेन है उसको हम लोग एक ही लाइन पे क्या करवाते हैं, बैक टू बैक रन करवाते हैं, और ऐसे केस में जो पॉइंट और जो रूट है उसे हमें सेट नहीं करना पड़ता बार बार, क्योंकि डायरेक्शन एक है, तो ऐसे केस में जो पॉइंट होगा वो एक ही बार सेट होगा। मोड ऑफ ट्रेन इन सिंगल लाइन वर्किंग, जैसे हमने बात किया सिंगल लाइन वर्किंग में ट्रेन का जो मोड होता है दो होता है, एक ऑटोमेटिक मोड होता है, दूसरा जो मोड होता है डिग्रेडेड मोड होता है। अब ये डिग्रेडेड मोड अगर हम लोग देखें ये अंडर ऑथराइजेशन होता है, ऑथराइजेशन के बाद हमें ट्रेन को डिग्रेडेड मोड में चलाना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑन फुट इवैक्यूएशन मेथड इज मोस्टली यूज फॉर पैसेंजर इवैक्यूएशन फॉर एलिवेटेड एट ग्रेड एंड टनल ट्रेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इवैक्यूएशन मेथड होता है जिसे बोला जाता है ऑन फुट इवैक्यूएशन मेथड, जिसमें जो पैसेंजर्स होते हैं वो ऑन फुट चल के जाते हैं, राइट। तो जो ऑन फुट जो इवैक्यूएशन मेथड होता है ये बेसिकली पैसेंजर के इवैक्यूएशन के लिए होता है। और ये कौन से स्टेशन के लिए होता है, एलिवेटेड स्टेशन, 80 ग्रेड, एट ग्रेड और फिर उसके बाद टनल ट्रेन। तो ऑन फुट इवैक्यूएशन ये तीनों स्टेशंस के लिए, एलिवेटेड के लिए भी, एट ग्रेड के लिए भी और टनल ट्रेन के लिए भी, राइट। एलिवेटेड मतलब जो ओवरहेड होता है, एट ग्रेड मतलब जो ग्राउंड पे होता है, और टनल ट्रेन मतलब जो ग्राउंड के नीचे होता है। तो ऑन फुट इवैक्यूएशन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ट्रैफिक कंट्रोलर विल डिसाइड दैट पैसेंजर नीड टू इवैक्यूएट और नॉट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैसेंजर को इवैक्यूएट करना है या फिर नहीं करना है, इन केस ऑफ एमरजेंसी कौन डिसाइड करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर डिसाइड करता है। ट्रैफिक कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि जो पैसेंजर से उसे इवैक्यूएट करना है या नहीं। टू असिस्ट ट्रेन ऑपरेटर स्टेशन स्टाफ इज ऑल्सो सेंड ड्यूरिंग इवैक्यूएशन, राइट। तो जैसे हमने बात किया पैसेंजर को इवैक्यूएट करना है या फिर नहीं करना है ये कौन डिसाइड करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर डिसाइड करता है। और जब पैसेंजर को इवैक्यूएशन करना होगा तो ऐसे केस में अकेला ट्रेन ऑपरेटर तो पैसेंजर्स को इवैक्यूएशन नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में जो स्टेशन कंट्रोलर है उसे भी भेजा जाता है ट्रेन ऑपरेटर के पास, जिसके वजह से होता क्या है, जो पैसेंजर से उन्हें इवैक्यूएशन किया जाता है। अगर पैसेंजर इवैक्यूएशन के टाइम पे मान लेते अगर OHE में भी अगर फॉल्ट आ गया है तो ऐसे केस में जो OHE होगी उसे भी क्या करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा। मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से ट्रेन में तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आया, साथ ही साथ OHE में भी फॉल्ट आया, तो ऐसे केस में जो OHE उसे भी क्या करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा, राइट। तो OHE नो नीड्स टू बी डिस्चार्ज अंटिल फॉल्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस। OHE में जब तक कि कोई फॉल्ट नहीं हुआ तो OHE को हमें डिस्चार्ज नहीं करना, और OHE में अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो ऐसे केस में जो OHE उसे हमें डिस्चार्ज करना है ड्यूरिंग पैसेंजर्स इवैक्यूएशन। एंड एंश्योर OHE डिस्टेंस ऑफ पैसेंजर इज मोर देन 2 मीटर। और जब भी पैसेंजर का इवैक्यूएशन होगा तो हमें ये एंश्योर करना है कि जो OHE का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर के ऊपर है। फॉर इवैक्यूएशन अदरवाइज OHE शुड बी डिस्चार्ज। तो जैसे हमने बात किया जब भी पैसेंजर का इवैक्यूएशन होगा तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो OHE वो 2 मीटर के ऊपर है पैसेंजर्स के,
जो पैसेंजर्स है 2 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे OHE के कंपैरिजन में। और दूसरा पॉइंट, अगर OHE में अगर फॉल्ट अगर आया तो जो OHE होगी उसे हमें क्या करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा। मान लेते जैसे हमने बात किया कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ कि ट्रेन में तो फॉल्ट आया ही आया और जो OHE उसमें भी फॉल्ट आ गया, OHE गिरने के चांसेस है, तो ऐसे केस में जो OHE होगी उसे हमें क्या करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा। और OHE को डिस्चार्ज करने के लिए हमें ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर से कम्युनिकेट करना होगा। और जैसे कि हमने बात किया पैसेंजर को इवैक्यूएट करने के लिए हमें क्या किससे कम्युनिकेट करना होता है, ट्रेन ड्राइवर को ट्रैफिक कंट्रोलर से। एमरजेंसी टेलीफोन कनेक्ट विद OCC टू कम्युनिकेट विद द ट्रैफिक कंट्रोलर। अभी यहाँ पर ये जो ट्रैफिक कंट्रोलर है इसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ सिस्टम तो चाहिए होगा, कुछ फ़ोन तो चाहिए होगा। तो एमरजेंसी टेलीफोन ये क्या करता है, जो OCC है उसे जो कनेक्ट विद OCC टू कम्युनिकेट विद ट्रैफिक कंट्रोलर। जो एमरजेंसी टेलीफोन है ये क्या करता है, ये बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट करवाता है। मान लेते हैं जो ट्रेन ड्राइवर है उसे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना पड़ सकता है, 15 मिनट तक की ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई तो पैसेंजर को इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर है उसे ट्रैफिक कंट्रोलर से कैसा कम्युनिकेट करेगा, ट्रैफिक कंट्रोलर से एमरजेंसी टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इवैक्यूएशन के जो स्टेप्स होते हैं वो हर इवैक्यूएशन प्रोसेस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब जो इवैक्यूएशन होता है उसका टाइप होता है, टाइप ऑफ ट्रेन इवैक्यूएशन, जैसे कि ट्रेन टू ट्रैक इवैक्यूएशन। ट्रेन टू ट्रैक इवैक्यूएशन में जो पैसेंजर्स है उन्हें ट्रेन से ट्रैक इवैक्यूएट किया जाता है। ट्रेन टू वॉकवे इवैक्यूएशन, ट्रेन टू वॉकवे इवैक्यूएशन में होता क्या है, बेसिकली ये जो वॉकवे होता है ट्रेन के जस्ट बाजू, ट्रेन की जो ट्रैक होती है उसके जस्ट बाजू एक पाथ होता है, उससे बोला जाता है वॉकवे, राइट। और ये वॉकवे किसके लिए बना होता है, ये स्पेसिफिकली जो सिग्नलिंग वाले होते हैं, OHE वाले जो होते हैं, और जो ट्रैक सिविल वाले जो होते हैं जो कि ट्रैक मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनके लिए ये वॉकवे बना होता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, मेंटेनेंस का काम करने के लिए। तो इवैक्यूएशन के 2 टाइप होते हैं, ट्रेन टू ट्रैक इवैक्यूएशन होता है, ट्रेन टू वॉकवे इवैक्यूएशन होता है। और तीसरा जो इवैक्यूएशन होता है वो होता है ट्रेन टू ट्रेन इवैक्यूएशन, जिसमें जो पैसेंजर है उन्हें ट्रेन से ट्रेन में इवैक्यूएट किया जाता है। जैसे हमने बात किया ड्यूरिंग ट्रेन इवैक्यूएशन अंडर टनल, यहाँ पर जैसे हमने बात किया ट्रेन के इवैक्यूएशन प्रोसेस में, टनल में अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस अगर हो रहा है तो सबसे पहला जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होगा उसे हमें क्या करना होगा, टनल वेंटिलेशन फ़ैन को हमें क्या करना होगा, अगर हम लोग सबसे पहला पैसेंजर को अगर हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, ट्रेन से इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो ये कौन से मोड में आया, टनल वेंटिलेशन सिस्टम के नॉर्मल मोड में, कंजेस्टेड मोड में, या फिर एमरजेंसी मोड में। ये हमारे एमरजेंसी मोड में है, जिसमें हम लोग करके आ रहे हैं जो पैसेंजर्स हैं उन्हें इवैक्यूएट कर रहे हैं कहाँ से, ट्रेन से, राइट। तो एमरजेंसी मोड में जैसे हमने बात किया था मोबिलिटी और फिर उसके बाद फायर। यहाँ पर आग तो नहीं लगी है बट ट्रेन रुक गई है तो हमें पैसेंजर को इवैक्यूएट करना है, तो इवैक्यूएट करना है वो भी टनल में से। तो सबसे पहला जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन होगा वो स्टार्ट होगा, टनल वेंटिलेशन लाइट स्टार्ट होगी किसके थ्रू, ASC के थ्रू और BMS के थ्रू। ट्रैफिक को हमें रेगुलेट करना होगा, जैसे कि हमने बात किया था OHE को हमें टर्न ऑफ करना होगा अगर रिक्वायरमेंट अगर पड़े तो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वही लिखा है ड्यूरिंग ट्रेन इवैक्यूएशन अंडर टनल फर्स्टली वी नीड टू टर्न ऑन टनल वेंटिलेशन मोड, टनल वेंटिलेशन ऑपरेट इन कंजेस्टेड मोड। टनल जो कंजेस्टेड मोड नहीं होगा, एमरजेंसी मोड होगा क्योंकि इवैक्यूएशन है। जो टनल लाइट है वो ऑन होगी, टनल वेंटिलेशन फ़ैन ऑन होगा। ओनली 1 ट्रेन शुड प्रेजेंट अंडर टनल वेंटिलेशन फ़ैन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टनल वेंटिलेशन सिस्टम के अंडर सिर्फ एक ही ट्रेन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने पहला क्या डिस्कस किया, टनल लाइट ऑन होना चाहिए, टनल वेंटिलेशन फ़ैन ऑन होना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोलर को रेगुलेट करना चाहिए, OHE डिस्चार्ज कर देना चाहिए अगर रिक्वायरमेंट में हो तो, फॉल्ट का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो सारी चीज़ को हमें क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है जब हम लोग पैसेंजर्स को टनल में इवैक्यूएट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जब पैसेंजर्स को टनल में इवैक्यूएट करते हैं तो क्या क्या चीज़ होती है, टनल वेंटिलेशन फ़ैन, टनल वेंटिलेशन लाइट, ट्रैफिक कंट्रोलर को रेगुलेट करना है, स्टे प्लेटफॉर्म इवैक्यूएशन। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया था जो OHE उसे हमें क्या करना है, डिस्चार्ज करना है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। ट्रेन शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट स्टेशन ड्यूरिंग इवैक्यूएट द ट्रेन पैसेंजर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 चीज़ें, मान लेते ट्रेन में कुछ फॉल्ट आ रहा है, राइट। तो ट्रेन में अगर फॉल्ट आ रहा है और ट्रेन रुकने के चांसेस है तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा ट्रेन को रुकने नहीं देगा और जो ट्रेन है उसे कहाँ पर लेके जाएगा, नियरेस्ट स्टेशन पे लेके जाएगा, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। बट कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया कि जो ट्रेन है वो नियरेस्ट स्टेशन पे जा ही नहीं पा रही है और जो ट्रेन है वो बीच में रुक गई, पैसेंजर को इवैक्यूएट करना पड़ा, तो ये सेकंड मतलब प्रायोरिटी होती है। पैसेंजर को इवैक्यूएशन करना ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन को फॉल्ट के टाइम पे स्टेशन पे लेके जाना, उसके कंपैरिजन में अगर कुछ फॉल्ट होता है तो ट्रेन को स्टेशन पे लेके जाओ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा बेटर होता है ताकि जो पैसेंजर्स है वो सेफली मतलब ट्रेन को डिबोर्ड कर पाए। बट अगर ट्रेन अगर बीच में ही रुक जाती है, आगे नहीं जा पाती है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, ट्रेन ड्राइवर के पास भी ऑप्शन नहीं होता और पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना पड़ता है। और इवैक्यूएशन के टाइम इवैक्यूएशन से पहला जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट।
ट्रेन शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट स्टेशन फर्स्ट, इवैक्यूएट दी पैसेंजर्स। जैसे कि हमने बात किया, जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी ट्रेन को, चाहे ट्रेन में आग लगी हो या फिर ट्रेन में कुछ भी फॉल्ट हुआ हो, सबसे पहले ट्रेन को नियरेस्ट स्टेशन पे लेके जाना है तो लेके जाना है। अगर नहीं लेके जा रहे तो ऐसे केस में ट्रेन में जो पैसेंजर्स है उसे हमें इवैक्यूएट करना होगा पैसेंजर्स को बाय कम्युनिकेटिंग विद ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके बाद अगर हम लोग देखें, पैसेंजर इवैक्यूएशन शुड बी डन फ्रॉम वन साइड ऑफ द ट्रेन। जो पैसेंजर इवैक्यूएशन है ट्रेन के एक साइड से ही होना चाहिए, या तो फ्रंट साइड से होना चाहिए या तो रियर साइड से होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साइड से होगा तो ऐसे केस में पैसेंजर्स मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएंगे कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसे केस में ट्रेन का जो इवैक्यूएशन है वो एक ही साइड से होना चाहिए, रूल है, आइडियल रूल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओसीसी चीफ कंट्रोलर, ऑक्सिलरी कंट्रोलर, सीनियर मोस्ट इंचार्ज, दिस पीपल विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ टनल वेंटिलेशन फैन। अभी यहाँ पर ये जो टनल वेंटिलेशन फैन है इसका जो डायरेक्शन होगा कौन डिसाइड करेगा? टनल वेंटिलेशन फैन, जैसे हमने बात किया था इसका जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि बात किया था टनल वेंटिलेशन फैन ये एक एग्जॉस्ट मोड में काम करता है और एक सप्लाई मोड में काम करता है। जब भी टनल वेंटिलेशन फैन काम करेगा तो जो एयर के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा या तो इधर राइट हैंड साइड होगा या तो इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट। तो ऐसे केस में जो टनल वेंटिलेशन फैन है इसका जो डायरेक्शन है कौन डिसाइड करता है? ओसीसी का चीफ कंट्रोलर, ऑक्सिलरी कंट्रोलर, सीनियर मोस्ट इंचार्ज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टनल वेंटिलेशन फैन का जो डायरेक्शन है ओसीसी चीफ कंट्रोलर, ऑक्सिलरी कंट्रोलर और सीनियर मोस्ट इंचार्ज, ये तीन जो पीपल पर्सन होते हैं ये टनल वेंटिलेशन फैन का जो डायरेक्शन होते हैं उसे डिसाइड करते हैं। ओसीसी का चीफ कंट्रोलर के अंडर सारे कंट्रोलर आते हैं, डिपो कंट्रोलर और फिर उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोलर, पावर सब, फिर उसके बाद सिग्नलिंग कंट्रोलर, रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर। तो ये सारे के सारे जो कंट्रोलर है ये डिपो चीफ कंट्रोलर के अंडर में आते हैं। तो जो ओसीसी का चीफ कंट्रोलर हो गया, ऑक्सिलरी कंट्रोलर हो गया, सीनियर मोस्ट इंचार्ज हो गया, तो ये तीनों पर्सन टनल वेंटिलेशन फैन का जो डायरेक्शन होगा उसे डिसाइड करेंगे। सिंगल लाइन वर्किंग इज द मेथड ऑफ ट्रेन रेगुलेशन इन शॉर्ट लूप। जैसे हमने बात किया था सिंगल लाइन वर्किंग क्या है, जो सिंगल लाइन वर्किंग ये एक मेथड है ट्रेन रेगुलेशन का शॉर्ट लूप में, राइट। मेथड ऑफ ट्रेन रेगुलेशन, ट्रेन को रेगुलेट करने का जो मेथड होता है दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंगल लाइन वर्किंग और दूसरा होता है शॉर्ट लूप। तो सिंगल लाइन वर्किंग है क्या, ट्रेन को रेगुलेशन करने का मेथड होता है। इसमें दो तरीके के आते हैं। ट्रेन को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है सिंगल लाइन वर्किंग। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रेन को जो रेगुलेशन करने का जो मेथड होते हैं दो होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन वर्किंग और शॉर्ट लूप। तो सिंगल लाइन वर्किंग है क्या, सिंगल लाइन वर्किंग ट्रेन को रेगुलेट करने का मेथड है। तो मेथड ऑफ ट्रेन रेगुलेशन, ट्रेन को रेगुलेट करने के दो तरीके, सिंगल लाइन वर्किंग और शॉर्ट लूप। अगर ट्रेन ट्रैक साइडेड सिग्नलिंग को अगर फॉलो कर रही है तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी डिग्रेडेड मोड में चलेगी और इसे बोला जाता है सस्पेंशन ऑफ सिंगल लाइन वर्किंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रूल बुक कॉपी शुड बी गिवन टू ओसीसी एवरी स्टेशन एवरी डिपो एंड मेंटेनेंस एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बुक होती है हर एक रेलवे में जितने भी जो काम होते हैं उस काम को करने के लिए एक बुक होती है जिसे बोला जाता है रूल बुक। और सारे जो काम है वो अकॉर्डिंग टू दी रूल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी रूल होना चाहिए मतलब कोई जो इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो कॉम्पिटेंट पर्सन करना चाहिए। तो यह है क्या, एक तरीके से एक रूल है। तो यहाँ पर ये जो रूल बुक और जो रूल कॉपी होती है कहाँ दी जाती है, ओसीसी में दी जाती है, हर स्टेशन में दी जाती है और डिपो और मेंटेनेंस एरिया में दी जाती है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट शुड बी गिवन आफ्टर चेकिंग नॉलेज ऑफ कैंडिडेट रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक सर्टिफिकेट होती है जिसे बोला जाता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एक ऐसी सर्टिफिकेट होती है जो कि एक पर्सन को दी जाती है वो पर्सन के नॉलेज और स्किल्स को चेक करने के बाद। जैसे कि हमने एक मशीन के बारे में बात किया था, अंडर फ्लोर पिट व्हील लेथ मशीन के बारे में, व्हील प्रोफाइलिंग के लिए, व्हील प्रोफाइलिंग मशीन के बारे में। तो ऐसे कि इसमें जो मशीन है उसको चलाना बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है क्योंकि वो व्हील की प्रोफाइलिंग करती है और अगर व्हील की प्रोफाइलिंग में अगर जरा से भी अगर अप डाउन हो जाए तो ऐसे केस में जो व्हील है पूरी ट्रेन का चला जाएगा, राइट। तो ये बहुत क्रिटिकल काम है। तो ऐसे केस में काम करवाने के लिए जो हायर अथॉरिटीज़ होती है वो क्या करती है, वो पर्टिकुलर पर्सन की स्किल्स को देखते हैं कि मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन वो काम करने के लिए, मशीन चलाने के लिए कैपेबल है या नहीं, वो पर्टिकुलर पर्सन के पास वो मशीन को रिलेटेड, मशीन को लेके इन्फॉर्मेशन है या नहीं, वो पर्टिकुलर पर्सन के पास वो सारी स्किल्स है क्या नहीं वो मशीन को चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ को मतलब एंश्योर करने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन वो मशीन चलाने के टाइम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर कर सकता है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एक सर्टिफिकेट दी जाती है जिसे बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। और ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलने के बाद वो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली वो एक पर्टिकुलर काम कर सकता है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होता है, ड्राइविंग टेस्ट करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, सिमिलरली यहाँ पर ये सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होती है।
अकॉर्डिंग टू एमआरए एवरी स्टाफ शुड रीच टू वर्किंग प्लेस। ये डिज़ास्टर टाइप में अगर हम लोग देखें 3 तरीके के डिज़ास्टर है, जैसे कि हमने बात किया नेचुरल डिज़ास्टर है, फिर उसके बाद मैन मेड डिज़ास्टर है, फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक है। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, राइट, टेक्टोनिक प्लेट में कुछ चेंजेस आ गया। मैन मेड डिज़ास्टर जैसे हमने बात किया ट्रेन का ब्रिज बनाया गया है, ट्रेन चल रही है और जो ब्रिज है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, तो ये मैन मेड डिज़ास्टर हो गया। फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें RRTS, इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम विच इज ट्रेन नेटवर्क विच कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ स्टेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो RRTS है ये है क्या, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। ये बेसिकली एक तरीके की रेलवे होती है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने का काम करती है। नाम से ही पता चल रहा है रीजन, राइट, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने का काम करती है RRTS। MRTS का फुल फॉर्म क्या होता है, मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। MRTS होता है मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम जो कि एक स्टेट के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करेगी। MRTS मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीवे का मतलब क्या होता है, वर्किंग ऑन ट्रैक और कैन से पीवे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक पर जो काम करना होता है, ट्रैक का जो मेंटेनेंस होता है उसे बेसिकली पीवे भी बोला जाता है, परमानेंट वे एंड वर्क, राइट। तो जो रेलवे का जो परमानेंट वे है वो क्या है, वो ट्रैक है। नॉन ट्रैफिक आर ऑल्सो नॉन एज नॉन रेवेन्यू आर एंड इट इज़ मोस्टली अंडर नाइट। जो नॉन ट्रैफिक आर होता है इसे नॉन रेवेन्यू आर भी बोला जाता है और ये मोस्टली कहाँ पर होता है, नाइट में होता है। तो जो नॉन ट्रैफिक आर है इसे नॉन रेवेन्यू आर भी बोला जाता है और ये नाइट में होता है। ऑल रनिंग ट्रैक शुड बी इंस्पेक्टेड फ्रिक्वेंटली। जितनी भी जो रनिंग ट्रैक है उसका जो इंस्पेक्शन है वो बराबर से होना चाहिए। ऑल मेट्रो रेलवे शुड वियर PPE वाइल ड्यूरिंग वर्क ऑन ट्रैक। यहाँ पर ये ट्रैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जैसे हमने बात किया था, राइट। तो जो ट्रैक होता है उसे एक नाम से जाना जाता है, जैसे हमने बात किया था पीवे, परमानेंट वे। जब भी कुछ भी ट्रैक का मेंटेनेंस का काम होगा तो ऐसे केस में नाइट आवर्स में होना चाहिए, मतलब नॉन रेवेन्यू आवर में होना चाहिए। और जितनी भी जो रनिंग ट्रैक है, मेन लाइन ट्रैक है, उसे फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक में अगर जरा सी प्रॉब्लम आ गई तो ट्रेन डिरेलमेंट हो जाएंगी। ऑल रेलवे शुड, और जब भी मेंटेनेंस का काम होगा ट्रैक पे तो ऐसे केस में जो PPE इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो हमें बराबर से इंश्योर करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि सेफ्टी शूज़ हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, फिर उसके बाद हाई विजिबिलिटी वेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना है। नॉन ट्रैफिक आवर इज़ दी आवर बिटवीन, यहाँ पर ये नॉन ट्रैफिक आवर क्या होता है, लास्ट ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन दोनों के बीच का जो आवर होता है उसे बोला जाता है नॉन ट्रैफिक आवर। लास्ट ट्रेन ऑफ द डे एंड फर्स्ट ट्रेन ऑफ द डे दोनों के बीच का जो गैप होता है, हार्स गैप, उसे बोला जाता है नॉन ट्रैफिक आवर। इफ़ वन ट्रैक ब्लॉक is causing problem to adjacent track, then adjacent track should also get barricade। मान लेते एक ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चालू है और जो दूसरी ट्रैक पे भी मतलब वो मेंटेनेंस काम का मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट जा रहा है, राइट। तो ऐसे केस में जो दूसरी ट्रैक होगी उसे भी हमें क्या करना होगा, बैरिकेड करना होगा। मतलब एक ट्रैक पर जो मेंटेनेंस का काम है उसके वजह से जो दूसरी ट्रैक है वो भी हैम्पर हो रही है, तो वो ट्रैक पर ट्रेन को नहीं चलाना है, वो ट्रैक को हमें क्या करना है, बैरिकेड करना होता है, राइट। अगर एक ट्रैक की वजह से दूसरी ट्रैक पर अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो ऐसे केस में दूसरी वाली जो ट्रैक है, एडजेसेंट ट्रैक, उसे भी हमें क्या करना होता है, बैरिकेड करना होता है।